चलिए भाई क्लास, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। आप लोगों के पास वैसे इतना टाइम नहीं। बच्चों बोर्ड पे देखिए भाई, आप लोगों को देखो थोड़ा सा अगर आपको शॉर्ट रिवीजन टाइप करने हो ना तो वीडियोस डली पड़ी हैं। आपको क्या बोलते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की भी डली पड़ी है। उसकी शायद एक वीडियो डली पड़ी है, पता नहीं कहाँ गई, देख लूंगा मैं। एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम की 3 वीडियोस है, उसमें सारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम करा रखा मैंने। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा चैप्टर 9 नंबर का 3 वीडियोस में हमने रिवाइज करा हुआ सारा, ठीक है। और ऐसे ही हाइड्रोकार्बन को लास्ट की 3 वीडियोस में कुछ रिवाइज करा था मेजर तौर पे। कर लेना, दोबारा दोहराना हो तो, और आपके पास नोट्स बने पड़े तो उससे बेटर कुछ है नहीं। बात है थोड़ी सी, आज हम क्या करने वाले हैं, जीओसी करने वाले हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई सबसे पहले तो सुन लीजिए, इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को सीधा बन के आ सकता है। आपको बोला जा सकता है कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बता दीजिए, और आपको एक कंपाउंड बना के दे देगा। विशेष 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहां से। क्या बोलेगा, फाइंड द बच्चों प्लीज, ये एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर आप लोगों को इसके नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बताने हैं। ऑल्सो हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। भाई चुप हो जाओ। हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ और कितने नंबर ऑफ सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड से आप लोग ये बताइए। देखिए सिंपल सा फंडा है, अगर कार्बन अपने पूरे चारों बॉन्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है सिंगल में, तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर कार्बन कुछ ऐसा बना रहा है, एक डबल और 2 सिंगल, मतलब 3 का कॉन्फ़िगरेशन है, कैसा बोलो 3 का, तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। अगर 2 का कॉन्फ़िगरेशन है, एक तरफ ट्रिपल एक तरफ सिंगल, या फिर एक तरफ डबल दूसरी तरफ भी डबल, मतलब कि लीनियर है यार। लीनियर मतलब कि सिर्फ 2 बॉन्ड है। अच्छा इधर कितने बॉन्ड है तान्या, इसमें कितने बॉन्ड है, इसमें कितने हैं, ये भी 2 ही है। अगर बॉन्ड ही 2 हो तो आप लोगों का ज्योमेट्री बन जाता है sp। अगर बॉन्ड 3 हो तो sp2 और बॉन्ड 4 हो तो sp3। ये ज्योमेट्री होती है बच्चों। अब आप लोगों को मैं बताया तो काउंट कैसे करना है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अगर आप लोगों के पास एक सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब होता है एक सिंगल बॉन्ड का 1 सिग्मा और 0 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा और 0 पाई। अगर आपके पास एक डबल बॉन्ड है, बातें नहीं, तो 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड भी है। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, मतलब 2 साइडवेज ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड आपको पता है तब बनते हैं जब ऑर्बिटल्स साइडवाइज ओवरलैप करते हैं, और सिग्मा बॉन्ड तब बनते हैं जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। बस इतना ही याद करना है इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और यहां से मतलब 1 नंबर का तो क्वेश्चन वो एमसीक्यू के अंदर पूछ ही लेते हैं जनरली, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करना है, आप लोगों को इस मॉलिक्यूल को ना ओपन कर लेना है, बस सिंपल सा काम करना है, ओपन कर लेना है, सारा खेल समझ में आ जाएगा। ओपन करने का मतलब समझते हैं ना, सारे बॉन्ड्स को बना लेना है। और एक बात दिमाग में जरूर रखनी है, कार्बन टेट्रावैलेंसी वायलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। हो गया, बन गया, बन गया भाई। अब कुछ नहीं है, अब आप सबसे पहले मुझे बॉन्ड्स काउंट करना सीखते, सिग्मा बॉन्ड्स। विशेष चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, सबके पास 1 सिग्मा जरूर होता है, 1 सिग्मा। लेकिन पाई सिर्फ किसके पास होता है, डबल के पास और ट्रिपल के पास। सिंगल वाले के पास कोई पाई नहीं होता, डबल वाले के पास 1 पाई होता है, ट्रिपल वाले के पास 2 पाई होते हैं। काउंट करते हैं पहले सिग्मा बॉन्ड, ठीक है सना। जितने भी सिंगल डबल ट्रिपल है सबके पास 1 सिग्मा है, काउंट कर लो, 1 2 3, इसके बाद सिग्मा है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आप बोलोगे 13, तो बोलो इसके पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स। कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 1। भाई डबल बॉन्ड में 1 होता है, इसमें 2 होते हैं, तो 3 पाई बॉन्ड्स हो गए। हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं भाई, जल्दी से, बातें नहीं बातें नहीं।
इसके कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 3। अरे एक डबल है, 2 सिंगल है, 3 ही तो बॉन्ड है। 3 का हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या होता है? sp2। इसके भी 3, इसके 2, इसके 2, इसके 4, इसके 4। बस यहां से एक क्वेश्चन के आने के चांस है। ठीक है, मॉलिक्यूल आपको कैसा भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, जरूरी नहीं कि यही आए। कहीं तुम बोलोगे सर ये वाला तो नहीं आया, दूसरा वाला आया, तो भैया कोई सा भी मॉलिक्यूल आ सकता है। बस आपको मैं तरीका बता रहा हूं कि डबल ट्रिपल सिंगल बॉन्ड होने पे कितने सिग्मा पाई बॉन्ड्स होते हैं और क्या उनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। अच्छा मुझे बताना जरा, अगर पेपर में ये आ जाए तो इसकी बताओ जरा, कैसे करोगे बताओ? फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। 12 सिग्मा 12 पाई, 3 पाई। देखिए ये बेंजीन है। और क्या तुम लोगों को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स पता है ना? अच्छा इसका मतलब मुझे बताना, ये बना रहे हैं तो क्या कोई एटम नहीं है? ये सारे बोलो कौन है? अच्छा हर कार्बन के बाद देखो 1 2 3, यहां पर बोलो क्या होगा? हाइड्रोजन भी होगा, चौथा हाइड्रोजन होगा। अरे यार नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा। काउंट करना एक बार जरा फटाफट से बच्चों प्लीज। हर सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड के पास सिग्मा बॉन्ड होता है, तो काउंट करो। इधर 1 सिग्मा, ये हो गया, यहां से चलना शुरू कर रहा हूं। 1 सिग्मा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा। पाई कितने? 3 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब हर एक डबल बॉन्ड में 1 पाई, 3 पाई बॉन्ड हो गए। सारे कार्बन कैसे हाइब्रिडाइज हैं? इसके 3 ही बॉन्ड है, देखो, एक डबल और 2 सिंगल, एक डबल और 2, तो बोलो क्या होगा? sp2। एक डबल 2 सिंगल sp2, एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों इस तरीके का कैसे भी करके पूछा जा सकता है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करने को पहला क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर से बनता है। सो कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। क्लियर है? ये पहली चीज इस चैप्टर की डिमांड करी जाती है। दूसरी चीज बच्चों इस चैप्टर की नोमेनक्लेचर है, जो हम चाह कर भी नहीं कर सकते अभी रिवीजन क्लास के अंदर, बिकॉज आप खुद जानते हैं कि नोमेनक्लेचर अपने आप में इतना वास्ट टॉपिक है कि मैं उसको कराने लग जाऊं तो फिर पूरे 1.5-2 घंटे अकेला नोमेनक्लेचर ही खा जाएगा। ठीक है, तो कोई नोमेनक्लेचर को करने का अब कोई मोटिव नहीं है। आपको ड्यूरिंग द क्लास टॉपिक करवाया गया है, ऐसा नहीं है कि आपको नोमेनक्लेचर कभी करवाया नहीं गया। सारा नोमेनक्लेचर करवाया गया, जितना कराया गया आप लोग उतना करके जा सकते हैं। छोड़ के जाना चाहो छोड़ के भी जा सकते हो, ठीक है, वो आपका डिसीजन होगा। मेहनत कर सकते हो तो कर लेना, नहीं कर पाओ तो छोड़ देना, 1-2 नंबर का आता है भाई। समझ रहे हैं बात को? हाँ यही बात है, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा भाई, है ना। तो नोमेनक्लेचर मैं नहीं करा सकता अभी। अब आता हूं सीधा जरूरी मुद्दे पे बच्चों, फिर बातें हो रही हैं। मैं आप लोगों को ये सब कराने वाला हूं आज। देखिए मोटा मोटा तो चैप्टर यही है, और ये सारा करने के बाद आपके इस चैप्टर से मार्क्स तो बन ही जाएंगे। ये सारा ही चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैरिक नहीं लिख रहा बस इसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैरिक मेरे को उतना जरूरी लगता नहीं। हालांकि इलेक्ट्रोमैरिक बहुत छोटा था, ये 5-10 मिनट का टॉपिक होता है। सुनो, मैं आप लोगों को क्या क्या बता चुका हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ द सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल। फिर आप लोगों को रेजोनेंस में करवा चुका हूँ, तो ये दोबारा तो बताने की जरूरत है नहीं। कुछ केसेस में क्या होगा जरा बताओ। बेंजीन के ऊपर अगर ऐसा ग्रुप लगा हुआ आया जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर बच गया है, तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग।
और जिसके कारण 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जिनमें बेंजीन की ऑर्थो और पैरा साइड पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। सहमत हो? अगर बेंजीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, कैसा ग्रुप लगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो विड्रॉ कर सकता है, तो भैया वो ऑर्थो पैरा साइड्स पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा। करवाया था कल मैंने, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको डोनेटिंग के आने चाहिए, 5 विड्रॉइंग के आने चाहिए। करा आप लोगों ने घर पे आके प्रैक्टिस इसको, अगर वो 5 बना के देखें तो ठीक ठाक प्रैक्टिस होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये 2 टॉपिक तो हमारे हो ही चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, बोलो, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ढंग से सुनते चलो, हो जाएगा सारा रिवाइज। देखिए एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है ना इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का, तो बस आप लोगों को ना आइडेंटिफाई करने को आता है कि आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल एंड, आपको बोलेगा इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। पहचान करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये कौन होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स सीकिंग। कहने का मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स, ढंग से सुनिएगा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स या तो कम है, डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट है, कम है, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कम होना, या प्रिसाइज मतलब जितने चाहिए उतने ही हैं, फालतू नहीं है। फालतू होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बोलो? और जितनी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं वो सब क्या होती हैं, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान टाइप है, मतलब मैंने आपको क्लास में भी करवाया था और आपने सबने सही आंसर दिए थे उस समय पे, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कौन सा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा न्यूक्लियोफाइल। तो आपको बस इतना पता लगाना होता है कि हमारे मॉलिक्यूल में, आशीष, सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है। अगर वो रिच है तो न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है मतलब कम है इलेक्ट्रॉन या प्रिसाइज जितने चाहिए उतने ही है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब तुम बस मुझे एक बात का जवाब दे दो, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं, मुझे बताना जरा क्या बोल रहा हूं, ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, डेफिशिएंट होती हैं। बताना भाई, जिन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ होता है, दिया हुआ होता है, दे रखा होता है। लिया हुआ कहां से बोल रहे हो भैया, दे रखा होता है, दे रखा होता है। और दे रखा होता है तो उनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। क्या होते हैं बोलो? कम होते हैं। समझ लो, अरे मैंने पैसा लिया हुआ तो मेरे पास ज्यादा होगा, दे रखा है तो भैया कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन से? ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल, आर। दूसरी बात, ऑल नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। अरे भूल गए क्या तुम लोग, ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ, बताना बी ने अगर बॉन्ड को ले लिया तो बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक अपना और एक उसका। उसका आया इसलिए माइनस चार्ज आया, ए के पास से अपना चला गया इसलिए प्लस आया। कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल? जिसके पास रिचनेस है वो बोलो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और जिसके पास से इलेक्ट्रॉन चला गया वो कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है। यार बस इतनी सी बात तो समझनी होती है। तो जितनी भी पॉजिटिव स्पीशीज हैं आर इलेक्ट्रोफाइल, जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं, जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं आर न्यूक्लियोफाइल गाइस। सिंपल है, समझ ही नहीं आ रहा सर में तो। आप कहेंगे सर क्या पॉजिटिव नेगेटिव भी आएगा? नहीं सर, न्यूट्रल भी आ सकता है। अब ऐसा मॉलिक्यूल भी आ सकता है जिसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, विशेष लिख मत, ध्यान दिले। ऐसी भी स्पीशीज आ सकती है जिसके ऊपर चार्ज ही नहीं है, ना प्लस का ना प्लस का ना। तो फिर तुम्हें पहचान करनी पड़ेगी कि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो अब वो पता लगता है कैसे, आइए मैं समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए, चलो बताओ कौन है Cl प्लस, कौन है? चलो बोलते चलना, बताओ। न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिव स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल। ये बताओ, ये बताओ, जितनी भी नेगेटिव होंगी क्या होंगी बोलो, न्यूक्लियोफाइल्स। दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ये बोलो क्या होगी? तो अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव चार्ज आया तो बोलो क्या, न्यूक्लियोफाइल। चलो अब बताना जरा, अब बताना। NH3 H2O CH4 AlCl3 BF3। अब इन पे ना तो प्लस का चार्ज है ना माइनस का चार्ज है बच्चों, इन पे ना प्लस का चार्ज है ना, they all are the neutral species. In the neutral species you have to check whether there is a electron richness in the atom, in the molecule, or there is a electron deficiency or electron precise in the atom molecule, sorry। तो मुझे बताना जरा नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन इज अ सेंट्रल एटम, मुझे बताओ नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
अरे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2,5। वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 5 में से कितने बॉन्ड बन चुके हैं? कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना। तो अगर इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, लिख मत भैया आशीष, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं तो बोलो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। अरे नहीं आ रहा समझ में यार, अरे नहीं आ रहा क्या भाई? H2O में बताओ, ऑक्सीजन सेंट्रल है, ऑक्सीजन सेंट्रल है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। 2,6। कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। 6 में से कितने बॉन्ड में इस्तेमाल हुए? 2। तो 2 ही इस्तेमाल हुए हैं, तो 2 तो लोन पेयर है ना। अगर लोन पेयर बच रहे हैं तो बोलो कौन है? भले ही नेगेटिव चार्ज ना हो, बट दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। दे आर, सिंस देयर सेंट्रल एटम हैज एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। पूरा ऑक्टेट करने के बाद भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब न्यूक्लियोफाइल्स है। यही बात सिखाई गई थी, आप वीडियो में भी देखो क्लास की, तो मैंने ऐसे ही कराया टॉपिक आप लोगों को। नहीं आ रही बात समझ में? इसके बाद बताना जरा, CH4 बताओ, कार्बन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस में? 4। 4 के 4 बॉन्ड में यूज हो चुके हैं, तो ना रिच नहीं है, रिच नहीं है, डेफिसिट भी नहीं है, डेफिसिट भी नहीं, प्रिसाइज है। अब प्रिसाइज भी क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। अच्छा, AlCl3, एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 13। 13 मतलब 2,8,3। 3 के 3 यूज हो चुके हैं बॉन्डिंग में। सेंट्रल एटम को देखना होता है, किसको देखना होता है? सेंट्रल को। तो तीनों के तीनों यूज हो चुके हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, प्रिसाइज है, क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। BF3, बोरोन के पास एटॉमिक नंबर 5 होता है। 5 का मतलब होता है 2,3। 3 ही बैलेंस है, तीनों बॉन्ड में यूज हो चुके हैं, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे प्रिसाइज है, मतलब कौन आगे? इलेक्ट्रोफाइल आगे। तो थोड़ा सा ना अपना दिमाग लगाना पेपर के अंदर और देख लेना कि या तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, उससे तो सीधा पता लग रहा है, और अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से नहीं पता लग रहा, न्यूट्रल स्पीशीज है, तो चेक करो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है एग्जांपल आ जाए कि भाई आपको बोलेगी व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स, तो आप क्या बोलोगे? दोज स्पीशीज व्हिच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर पॉजिटिव स्पीशीज एंड कोई भी इनमें से लिख दो आपको मन करे तो। न्यूक्लियोफाइल्स क्या? ऐसे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, न्यूक्लियोफाइल्स तो डेफिनेशन हो गया भैया, एग्जांपल भी हो गया भैया। समझ आया या नहीं आया? पक्की बात है, बढ़ सकता हूं आगे, ठीक है। सो दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। द नेक्स्ट टॉपिक इज हेटेरोलिटिक एंड होमोलिटिक फिजन। आता है? अच्छा, मैं एक बात आप लोगों को बहुत टाइम से सिखा रहा हूं, मैं थ्रू आउट द ईयर ने एक बात बार बार आपसे बोलता ही रहता हूं। पीरियोडिक टेबल में पढ़ तो रहे होगे ना, वो चैप्टर भी आ तो रहे ना एग्जाम में, तो लेफ्ट साइड पे मेटल्स है, राइट साइड पे नॉन मेटल्स है, और पीरियोडिक टेबल में जो जितना राइट साइड पे लाई करता है ना, वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मतलब उसकी ना, उसके पास ना ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। मतलब कि 2 एटम में लड़ाई हो जाए ना, कार्बन में और ऑक्सीजन में लड़ाई हो जाएगी, भैया 2 इलेक्ट्रॉन हम शेयर कर रहे हैं, बताओ कौन लेके जाएगा? तो ऑक्सीजन लेके जाएगा, कार्बन से ऑक्सीजन छीन लेगा, ऑक्सीजन छीन लेगा। क्यों? ऑक्सीजन थोड़ा सा ज्यादा दमदार है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के मामले में, क्योंकि वो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऑक्सीजन ज्यादा राइट में लाई करता है, तो जो जितना ज्यादा राइट में है वो उतना ज्यादा बोलो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये बात थोड़ा दिमाग में सेट रखिएगा हमेशा कि पीरियोडिक टेबल में जो जितना राइट में है वो उतना ज्यादा बोलो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट डोंट कंसीडर नोबल गैसेस हियर, क्योंकि नोबल गैसेस का ऑक्टेट पूरा होता है, उनको जरूरत नहीं होती है, ठीक है। फ्लोरीन तक ही काउंट करना। फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन किससे बोलो? कार्बन से। कार्बन अपने पिछले वाले पड़ोसियों से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आ रहा मेरी बात समझ में? अच्छा, इनके नीचे का भी परिवार होता है, जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है। हालांकि इतने नीचे जाने की जरूरत नहीं है। सल्फर, सिलीनियम, टिलेरियम, पोलोनियम, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। कुछ पढ़ा है कभी ऐसा? ठीक ठीक। और इसके साथ में देखना चाहते हैं तो बोरोन भी होता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। जो जितना लेफ्ट में है वो उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये चैप्टर आपको पढ़ना भी चाहिए, आपको 3rd चैप्टर में मैंने ये सब करवाया है बच्चों। जो जितना राइट में वो उतना ज्यादा बोलो क्या। अगर आप लोगों को थोड़ा अच्छे से कर रहे हैं 3rd चैप्टर, गो थ्रू द वीडियोस, द कंप्लीट वीडियोस, क्योंकि उसकी रिवीजन नहीं हुई है, वो कंप्लीट वीडियोस में करा रखा है, ठीक है ना। तो वहां से करना पड़ेगा अगर आप 3rd चैप्टर अच्छे से करना चाहते हैं तो, ठीक है। सो ये राइट साइड पे जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, लेकिन टॉप टू बॉटम आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। मैं बढ़ती हुई दिखा देता हूं। ऊपर की तरफ बोलो क्या होती है? बढ़ती है। इसका मतलब जो जितना ऊपर होगा और जो जितना सबसे टॉप राइट कॉर्नर वाले सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अच्छा बताना, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन?
फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन? सर फ्लोरीन, क्लोरीन कम है। चलो बताओ सल्फर या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, सल्फर या क्लोरीन? क्लोरीन, क्योंकि जो जितना राइट में और जितना ऊपर वो उतना ज्यादा बोलो क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव। सही है, सही है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, आज और समझ में आ जाएगा। तो भैया मान लो कि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना, ये बना ए और बी के एटम के बीच में बॉन्ड, और ये बना शेयरिंग से, है ना? बिल्कुल पूरी बात कर रहे हैं हम चैप्टर की, जो हमने पहले पढ़ा था, सारा कुछ पढ़ रहे हैं, आपको पता लग गया। मैं इंडक्टिव से शुरू नहीं कर रहा, सीधा पूरा ही बता रहा हूं आप लोगों को। ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड बना हुआ है, ए का भी इलेक्ट्रॉन है, बी का भी इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग हुई है। शेयरिंग होता है ना, बी कहता है मेरे पास एक है यार, एक और चाहिए, कहता है कोई नहीं मैं शेयर करता हूं। ए कहता है मेरे पास एक है, तेरा भी एक, मुझे भी शेयर करा दे, दोनों के पास हो जाएंगे। लेकिन अगर रिएक्शन में कुछ ऐसा हुआ, ध्यान देना ध्यान देना, अगर ए बी से, मतलब बी ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, बी ए से, तो क्या संभावना है कि बी पूरा पेयर ले जाएगा? बी पूरा पेयर ले जाएगा, और इसकी वजह से बोलो बी के ऊपर, अगर आपको अलग अलग करना है तो अलग अलग कर लो यार, ऐसे मत करो तुम लोग, मुझे पता गड़बड़ी करोगे ऐसे में। तो बी अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बी पूरा पेयर ले जाएगा। मुझे बताओ क्या आएगा, बी के पास दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एक खुद का एक उसका, तो कैसा चार्ज आएगा? माइनस का। ए के पास से वो चला गया तो कैसा चार्ज आएगा? प्लस का। इस तरह के बॉन्ड के टूटने को, जिसमें एक एटम दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी ले जाए, अपना तो ले जाए, शेयरिंग कर रहा था जो, दूसरे का भी ले गया, ऐसी बॉन्ड क्लीवेज को बोलो क्या बोलते हैं? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन या हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। समझ आया? अच्छा, अगर मान लो बी नहीं होता ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ए होता, तो क्या होता? यहां तो तब है इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को मैं क्या बोले जा रहा हूं? नहीं आ रहा ना? अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इफ ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, तो क्या होगा इस बार? ए पूरा इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और ए के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आएगा बच्चों? नेगेटिव का। और बी के ऊपर कैसा आएगा? तो इसमें ये इलेक्ट्रोफाइल बनाता है वो न्यूक्लियोफाइल, इसमें ये न्यूक्लियोफाइल वो इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन कोई भी अगर एक एटम पूरा पेयर ले जाता है, शिफ्ट कर लेता है अपने ऊपर, तो उस तरह के क्लीवेज को, उस तरह के फ्यूजन ऑफ बॉन्ड को बोलो क्या बोलते हैं? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ये कौन सी फ्यूजन है बोलो? हेट्रोलिटिक फ्यूजन ऑफ बॉन्ड, हेट्रोलिटिक फ्यूजन ऑफ बॉन्ड। समझ ही नहीं आ रहा ना कुछ भी? फिर आता है बच्चों होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ बॉन्ड। होमोलिटिक में क्या होता है कि ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड कुछ ऐसे टूटा कि बी ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। ऐसे में दोनों में से किसी के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आएगा, ऐसे में से दोनों पे किसी के ऊपर भी कोई चार्ज, ऐसे में क्यों नहीं आया चार्ज? कार्तिक बता सकते हो चार्ज क्यों नहीं आया? अरे उसको बता दो क्या बोल रहे हो? दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, किसी एक्स्ट्रा का तो लाया नहीं। जब अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका मतलब कोई चार्ज तो नहीं आएगा। तो आप लोग क्या बोलेंगे? सुनो, थोड़ी देर मैनेज करो, नहीं होगा तो चला दूंगा, ठीक है? थोड़ी देर करो मैनेज, क्योंकि मेरे को पता है इसके बाद अब ठंड बढ़ती है धीरे धीरे शाम के टाइम पे। भाई क्लास, ओए क्या कर रहे हैं, क्यों लड़ रही है? सुनो, दो तरह के बॉन्ड फ्यूजन होते हैं, एक हेट्रोलिटिक और एक, समझ आ गया? अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, होमोलिटिक फ्यूजन किस कंडीशन में होता है? HPl। HPl मतलब होता है हीट दिया हो, परऑक्साइड दिया हो। अब तुम थोड़ा सा ज्यादा रिलेट कर पा रहे होगे, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में मैंने एंटी मार्कोवनिकोव रिएक्शन करवाई थी, और याद करो एंटी मार्कोवनिकोव रिएक्शन के मैकेनिज्म में मैंने रेडिकल्स बनाए थे। क्या बनाए थे? और उसमें मैंने परऑक्साइड लिया था। नहीं आ रहा ना याद कुछ भी ऐसा? पक्की बात है, ठीक है? तो भैया ये भी हुआ हेट्रोलिटिक। अब आ जाओ नेक्स्ट, कार्बोकैटायन। बस फिर हम लोग अपने इफेक्ट्स पे आने वाले हैं। भाई गर्ल्स, आप लोग थोड़ा ज्यादा मस्ती में लगे हुए हो आज। या तो आप लोगों को ये सारा आता है तो मुझे बताओ, मैं पूछ लेता हूं कुछ। मेरे पास एक कंपाउंड है CH3Cl, ठीक है? CH3Cl। आप लोग मुझे सोच के बताओ,
कौन सा एटम ऐसा है जो दूसरे से बॉन्ड इजीली तोड़ सकता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है? क्लोरीन कार्बन से काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन कार्बन से काफी। अगर क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा? क्लोरीन बॉन्ड लेके निकलेगा, जिससे मुझे बताना Cl के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, बोलो माइनस का, और इस CH3 के ऊपर कैसा आएगा? कुछ नहीं आ रहा ना समझ में भाई? ध्यान से देखो ना यार, क्लोरीन ने बॉन्ड लिया तो Cl पे आया नेगेटिव, CH3 पे आया प्लस। मैं थोड़ा और अच्छे से दिखा देता हूं। मान लो मैं इसको पूरा बॉन्ड को ओपन करके दिखा रहा हूं, बातें मत करो, ऐसा हो जाएगा। Cl पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे। अच्छा मुझे बस ये बताओ, क्या इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा है? क्या इसका ऑक्टेट पूरा है? क्या चेक करो। विशेष कितने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऑक्टेट में? 7, 6 है ना? पहले कितने थे? 8। अब कितने हैं? क्योंकि सर पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स को कोई दूसरा एटम ले गया। इस स्पीशीज को बुलाते हैं कार्बोकटाइन। क्या बुलाते हैं? कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी अगर समझनी है ना, जो अगले क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ये कार्बोकटाइन कार्बोनाइन ढंग से समझ लो, नहीं तो आगे कुछ समझ में नहीं आने वाला। आगे एक भी चीज समझ में नहीं आएगी, ना इंडक्टिव इफेक्ट, ना हाइपर कंजुगेशन, ना एसिडिटी ऑर्डर, जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कभी अगर कार्बन के साथ कोई ऐसा एटम लगा हुआ है जो कार्बन से बॉन्ड छीन लेगा, क्योंकि हमें तो पता है हाइड्रोलिटिक फिजन हो सकता है, अगर कार्बन से छीन लिया तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स की बजाय कितने? बोलो 6। इनको बोलो क्या बुलाते हैं? कार्बोकटाइन। क्या बुलाते हैं? सही है भाई आशीष? अगर लेकिन कार्बन ऐसे किसी एटम से जुड़ा हुआ है जिससे कार्बन ही इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, मान लो किसी मेटल से जुड़ गया। अब आप लोगों को पता है कि मेटल तो उतने इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते, मेटल होते हैं लेफ्ट साइड पे और ये होते हैं राइट साइड पे। तो कार्बन अगर कॉपर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड छीन लेगा। अच्छा बताओ, ऐसे में कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, और कॉपर के ऊपर पॉजिटिव। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव यानी कार्बन के ऊपर अनायन, तो बोलो क्या बोलेंगे इसको? कार्बोनायन। क्या बोलेंगे? अच्छा कार्बोनायन का ऑक्टेट पूरा होता है कि नहीं होता? नहीं होता। ऑक्टेट पूरा तो है। अब भैया 6 ये रे, अरे 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये रे, कितने हो गए? 8। अरे यार वो भाई दीपांशु, पहले भी 8 थे, अभी भी 8 ही हैं। समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को? मेरे को लग रहा है मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूं। नहीं आ रहा ना? तो कार्बोकटाइन और कार्बो अनायन, भैया अगर कार्बन से किसी ने बॉन्ड छीन लिया कार्बोकटाइन, कार्बन ने बॉन्ड छीन लिया तो कार्बो अनायन। सही है? समझ आ गई वाली बात? अच्छा मैंने इसका क्लासिफिकेशन करवाया था आप लोगों को, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकटाइन या कार्बोनायन। बताना एक बार मुझे, जैसे कि मान लो इस कार्बन के ऊपर प्लस है और नेक्स्ट में ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ढंग से सुन लो, जिस कार्बन के ऊपर प्लस है वो नेक्स्ट में एक कार्बन जुड़ा हुआ है। एक ऐसा कार्बोकटाइन भी है जिसके ऊपर प्लस है और वो आगे चल के 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। एक ऐसा कार्बोकटाइन भी है जिसके ऊपर प्लस है और वो आगे चल के 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कार्बोकटाइन को बुलाते हैं 3 डिग्री कार्बोकटाइन। ऐसे वाले को बुलाते हैं 2 डिग्री कार्बोकटाइन। ऐसे वाले को बुलाते हैं जिसपे प्लस है वो 1 से 1 डिग्री कार्बोकटाइन। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 डिग्री का मतलब है प्राइमरी, 2 डिग्री का सेकेंडरी और 3 डिग्री का बोलो क्या? टर्शरी। एक बड़ा ही जरूरी क्वेश्चन आता है इस एग्जाम में, इन तीनों की स्टेबिलिटी ऑर्डर पे क्वेश्चन आता है और बहुत बार आता है। ठीक है ना? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है और क्यों स्टेबल है, वो भी पूछ रहा था। अच्छा इसके अलावा भी एक है, मान लीजिए ऐसा है CH3 प्लस, जैसे ये वाला है भाई, ये वाला है, तो ये जिसपे प्लस है वो किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ, तो इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? सिंपल बोलते हैं इसको, सिंपल कार्बोकटाइन। है इसको भी प्राइमरी कार्बोकटाइन बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि बहुत ही सिंपल सा फंडा है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अगर वो आगे चल के 3 कार्बन जुड़ा है तो 3 डिग्री, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, 1 कार्बन से। अच्छा डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, डायरेक्टली अटैच मतलब जैसे मुझे बताना ये वाला कितना डिग्री है, बताओ ये वाला कितना डिग्री है, बताओ कितना डिग्री है? इट्स जस्ट अ 1 डिग्री। जिस कार्बन पे प्लस है वो आगे चल के 1 से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री वाला है। अच्छा सेम फॉर द कार्बोनाइंस, जिन पे नेगेटिव, जिस कार्बन पे नेगेटिव है वो आगे देखो कितने जुड़ा हुआ है। तो ऐसे क्लासिफिकेशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या होते हैं कार्बोटाइन, क्या होते हैं कार्बोनाइन, समझ में आ गया? तो भैया पीछे आओ क्योंकि अब मैं लेके आने वाला हूं आप लोगों को इफेक्ट्स पे। ठीक है, बेसिक बातें सारी खत्म और अब आते हैं हम इफेक्ट्स पे। देखिए टॉपिक्स बहुत तेजी से हम खत्म कर रहे हैं और सारा ही बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देख रहे हो तो। ठीक है, अब सुनो, पहला मुझे बताओ कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स डन।
इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स डन, ऑल पॉजिटिव स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल, ऑल नेगेटिव स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल स्पीशीज में चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है या नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल, नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद हेटेरोलिटिक और होमोलिटिक फिजन समझ में आ गया। अगर कोई एक ही एटम पूरे बॉन्ड को ले जाता है तो नेगेटिव चार्ज, दूसरे वाले पे पॉजिटिव चार्ज, इस तरह के क्लीवेज को बोलो क्या बोलते हैं, हेटेरोलिटिक फिजन। और दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं बोलो क्या होते हैं, होमोलिटिक फिजन। अगर कार्बन ने हेटेरोलिटिक फिजन करी है तो या तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर कार्बन में पॉजिटिव है तो वो कार्बोकैटायन और कार्बन में नेगेटिव है तो कार्बो अनायन, ठीक है ना। अब वो क्लासिफिकेशन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, समझ आ गया कि नहीं आ गया। चलिए इसके बाद आते हैं बहुत ही जरूरी टॉपिक पे इस चैप्टर के, उसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। ये है वो चीजें जो एग्जाम में ना, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, 3 इफेक्ट हैं, हालांकि चौथा भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इस चैप्टर की सबसे मजबूत चीज यही 4 चीजें हैं, तो इनमें से किसी ना किसी पे तो वो जरूर क्वेश्चन देगा और उसके दोनों तीनों पर भी दे, ठीक है, वो डिपेंड करता है। सो भैया इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है समझिए। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, इंडक्शन। इंडक्शन मतलब होता है, इंडक्शन मतलब होता है कुछ क्रिएट करना बिना कुछ कांटेक्ट में आए, बिना कुछ कांटेक्ट में आए। जैसे कि मैं एग्जांपल भी आपको हमेशा देता हूं कुछ तरह का। अब मान लो कि मेरे को ये जतिन बहुत देर से परेशान कर रहा है, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, और गुस्से गुस्से में मैं इसको जोरदार थप्पड़ लगा दूं, तो इसका जो डर है वो पीछे देवदत्त पे भी जाएगा, देवदत्त बात कर रहा होगा तो जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना, और उससे पीछे वाले पे भी जाएगा। तो ये जो, अरे ये एग्जाम्पल है यार, वो तो आजकल बड़ा सुधर गया है वो लड़का, ठीक है। तो धीरे धीरे दूर वाले बच्चों तक भी इंडक्शन चला गया, लेकिन सबसे ज्यादा भयभीत कौन होगा, जो उसके बिल्कुल सबसे बगल में बैठा है। सबसे ज्यादा भयभीत होगा पीछे बैठा अंकित, है ना, जो जस्ट पीछे है कि भैया मेरे बहुत नजदीक है सर, मेरे भी लगा सकते हैं। उसके पीछे यश, उसके पीछे आयुष। धीरे धीरे ये जो डर है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा ही होगा। इसको बोलते हैं क्या, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। मेरे पास बहुत सारे कार्बन्स हैं, इधर 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 जतिन, मेरे पास बहुत सारे कार्बन्स हैं। इन कार्बन्स के साथ मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूं। सपोज करो कि एक ऐसा एटम लग गया है जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सुना, जो कार्बन से ज्यादा, तुम्हें भी डर बैठाना पड़ेगा, जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लाइक क्लोरीन। अब मुझे बताना जरा, अगर क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन कार्बन से, अब देखो होता क्या है, आप लोग कहोगे सर क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड को छीन लेगा, अपने ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। देखिए बॉन्ड टूटने से पहले ना एक जद्दोजहद चलती है दो एटम्स के बीच में। क्या, इन्होंने करी हुई शेयरिंग, इन्होंने करी हुई शेयरिंग, और शेयरिंग करी हुई तो ये जो पूरा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, क्लोरीन इसको अपनी तरफ खींचना चाहता है। आप जानते हैं कि क्लोरीन ने भैया यहां पर दादागिरी दिखा रहा होगा, शेयरिंग तो चल रही है बट क्लोरीन ट्राई टू, मतलब इसकी टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, तो वो इस पूरे शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, जिससे इसके ऊपर कैसा चार्ज बन जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। क्या बोलेंगे, कंप्लीट नेगेटिव। क्यों नहीं बनाया वंश मैंने, क्योंकि इसने भी बॉन्ड तोड़ा नहीं है। भाई टॉपिक में बने रहना अच्छे से, तब तुम मजा आएगा इसके क्वेश्चंस करने में, अदरवाइज बेकार हो जाएगा टॉपिक, बता रहा हूं मैं। ध्यान से नहीं सुनोगे दिक्कत है। क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सहमत हो इस बात से। और बॉन्ड टूटने से पहले, जब तक बॉन्ड टूटता नहीं है, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्लोरीन ऐसे इसको खींच के रखने की कोशिश करता है, जिससे क्लोरीन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज क्रिएट होता है, पार्शियल नेगेटिव। कार्बन के ऊपर बोलो पार्शियल। अब ये कार्बन अपने ऊपर से थोड़ा, जैसे देखो कोई भी एटम ना अपने ऊपर ना नेगेटिव चार्ज आता है ना पॉजिटिव चार्ज आता है, एवरीवन वांट्स टू बी न्यूट्रल, एवरीवन वांट्स टू बी, लेकिन वो तो क्लोरीन ने खींच के अपने को पार्शियल नेगेटिव कर दिया, इसको पार्शियल पॉजिटिव। अब ये कार्बन क्या करता है आशीष, ये कार्बन क्या करता है, ये कार्बन अपना पॉजिटिव कम करने के लिए, समझना मेरी बात को, इस बगल वाले इलेक्ट्रॉन से, इस वाले बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन इनको खींचने लगता है, जिससे इसका कुछ प्लस थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन प्लस इसके ऊपर भी आ जाएगा, प्लस इसके ऊपर भी नहीं आ रहा है समझ में विनय, लेकिन मुझे बता प्लस इसके ऊपर ज्यादा है या इसके ऊपर ज्यादा है, इसके ऊपर ज्यादा है। भले ही मैं 2 प्लस बना रहा हूं यहां पर, लेकिन ज्यादा प्लस किसके ऊपर होगा, उस वाले के साथ जो क्लोरीन के साथ लगा हुआ है, उस वाले कार्बन पे जो क्लोरीन के साथ लगा हुआ है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है। आशीष नहीं आ रही बात समझ में, ज्यादा इसके ऊपर असर पड़ेगा पॉजिटिविटी का, लेकिन अपनी पॉजिटिविटी खत्म करने के लिए थोड़ा सा ये बगल वाले को भी पॉजिटिव कर देता है। फिर ये अपने प्लस को खत्म करने के लिए बोलो क्या करता है, थोड़ा इससे खींचता है, और जिसकी वजह से इसके ऊपर भी प्लस आता है। लेकिन मैं आपको बता, अच्छा इसको बोलते हैं इंडक्शन, इसको बोलते हैं इंडक्शन की इंड्यूस हो गया, एक की वजह से सबके ऊपर चार्ज क्रिएट हो गया, एक की वजह से सबके ऊपर चार्ज क्रिएट हो गया, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, ढंग से सुनते चलो, 5 मिनट में इफेक्ट समझ में आ जाएगा, फिर इसके क्वेश्चन समझ में आएंगे आप लोगों को, 5 मिनट में इफेक्ट समझ में आ जाएगा।
तो मैंने क्या पाया कि अगर मेरे कार्बन की चेन के साथ कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो अपने साथ कॉन्टैक्ट में जो कार्बन है उसको प्लस का बनाएगा। अब ये प्लस का बनेगा तो ये बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींच के उसको प्लस का बना देगा, वो अपने बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींच के उसको प्लस का बना देगा, बिकॉज हर कोई अपने प्लस को खत्म करना चाह रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव किसके ऊपर है बोलो? इसके ऊपर है। इसके ऊपर बोलो क्या है? मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव। और इसके ऊपर बोलो क्या है? इसके ऊपर बोलो क्या है? लीस्ट पार्शियल पॉजिटिव। अरे नहीं आ रहा है यार समझ में, नहीं आया समझ में? अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कार्बन की चेन के साथ एक ऐसा एटम लगा हो जो इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लाइक कॉपर, तो कार्बन ने इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचनी चाहिए अपनी तरफ, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आया, उसके ऊपर पार्शियल, फिर वही बात आती है कि अपने ऊपर ना पॉजिटिव रखना चाहता कोई, ना नेगेटिव रखना चाहता, तो इसके ऊपर जैसे ही नेगेटिव आया इसने कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे भेज दी, थोड़ा नेगेटिव भी हो गया, इसने थोड़ी सी आगे भेज दी, थोड़ा नेगेटिव भी हो गया, थोड़ा थोड़ा पहुंचा वहां तक, थोड़ा थोड़ा पहुंचा वहां तक। समझ में आ रही बात? नहीं है बात समझ में? तो भैया बात बड़ी सिंपल सी है, क्लास 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 बोर्ड पे, या तो मेरी कार्बन चेन के साथ विशेष कैसे ग्रुप लगेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, या मेरी कार्बन चेन के साथ कैसे ग्रुप लगेंगे? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे तो वो खींच के इस चेन को पॉजिटिव बना देंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगे तो वो दे के इस पूरी चेन को नेगेटिव बना देंगे। हाँ, जो कॉन्टेक्ट में है उसको सबसे ज्यादा नेगेटिव बनाएंगे, और जो जितना दूर जाता जाएगा उसको थोड़ा थोड़ा नेगेटिव बनाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब कौन सा प्लस आई इफेक्ट, कौन सा माइनस आई इफेक्ट? किसमें कार्बन चेन के ऊपर, मतलब किसमें इलेक्ट्रॉन्स के विड्रॉ हुआ है, इस वाले में, तो इसको बोलो क्या बोलेंगे? और जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं बोलो वो क्या है? नहीं आया ना समझ में? नहीं आया समझ में? जिसमें से इलेक्ट्रॉन खींचे गए हैं वो माइनस आई, जिसमें दिए गए वो प्लस आई। पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ भी, नहीं आया समझ? अच्छा इसके एग्जाम्पल याद करो, सबसे जरूरी चीज है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है मैंने लिखवाए होंगे इसमें भी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एग्जाम्पल क्या है? NO2 CN Cl Br I, ये सब लिखवाए होंगे। अरे ये जितने भी ग्रुप्स कभी भी लगे हुए दिख जाएं, समझ जाना ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन होते हैं? CH3 होता है, C2H5 होता है, मतलब कार्बन ग्रुप्स होते हैं, H होता है, हाइड्रोजन होता है, एटसेट्रा। ये डोनेटिंग नेचर के होते हैं, वो विड्रॉइंग नेचर के होते हैं। अब आप कहोगे सर क्या इसका फायदा है, क्या बेनिफिट है, वो मैं तुम्हें सब समझाने जा रहा हूं। बस मुझे तुम एक बात का जवाब दे दो भाई, कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, वो तुम्हें समझ में आ गया? व्हेन सम atom or group which is more electron withdrawing as compared to carbon chain is attached to the carbon chain, it will create the positive charge, partial positive charge on the whole carbon chain. This is called the minus I effect. और अगर ऐसा ग्रुप लग जाए जो उसको डोनेट कर सकता है तो बोलो क्या हो जाएगा? प्लस आई इफेक्ट। मीनिंग समझ में आ गया? कौन कौन विड्रॉ करेगा? ये सब विड्रॉ करेंगे, ये वाला बोलो क्या करेगा? डोनेट करेगा। अच्छा मैंने जब नोट्स बनवाए थे, किसी के नोट्स हैं अभी जो है यहाँ पर क्लास में, मैं यहाँ पर मैंने ऑर्डर लिखवाया था, सीक्वेंस लिखवाया था। अबे तुम लड़के लोग ना साफ सफाई से नहीं लिखते हो। अरे मैं भी नहीं लिखता था भाई, लड़के लोगों के नोट्स पे थोड़ा डाउट ही रहता है। अब सुनो, ए भाई भाई तुम चाह रहे थे सर क्वेश्चन बताओ क्या आएगा एग्जाम में ना, आ जाओ। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, गारंटी कुछ नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ कोई गारंटी वाला खेल है ही नहीं तुम लोगों के साथ, ठीक है? तो ये मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं तुम लोगों को, क्या आना है क्या नहीं आना, मैं करा रहा हूं, इसीलिए मैं सब करा रहा हूं तुम लोगों को। सुनो क्वेश्चन क्या है, सब कुछ बताया हुआ आ भी जाता है, फिर तुम कहते हो सर ये तो नहीं आया, वो तो नहीं आया। अरे 50 चीजें बता रही, 50 थोड़ी ना आएंगी। Which of the following compound is stable? Arrange. बच्चों आज बातें बहुत ज्यादा कर रहे हो तुम लोग, पता नहीं क्या। नहीं मेरे को नहीं पता लग रही, बाहर की आवाज है तुम्हारी आवाज है। अरे वाह, तुमने तो बेवकूफी मान लिया मेरे को। आपको एक क्वेश्चन आएगा जिसमें यह बोला जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। मैं कुल मिला के बस एक बात बोलूंगा, अगर तुम्हें वो समझ में आ जाएगी तो स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालने आ जाएंगे। तुम्हें बस ध्यान रखना है कि जो मॉलिक्यूल न्यूट्रल ज्यादा होगा ना, न्यूट्रल ज्यादा होगा वही सबसे ज्यादा स्टेबल है। ना तो कोई चीज पॉजिटिव चार्ज के साथ स्टेबल होती है, ना ही कोई चीज नेगेटिव के साथ। जितना हाई पॉजिटिव बेकार, जितना हाई नेगेटिव बेकार,
जितना न्यूट्रल उतना बढ़िया। तो अब जैसे क्वेश्चन सुनिए, आपके पास मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने बोला एक तो है CH3+, एक ऐसा है, बता नहीं कौन कौन सी कार्बोकेटाइन है। पहला वाला सिंपल या 1 डिग्री ना, ये वाला 3 डिग्री। चलिए देखते हैं इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो बोर्ड पे सभी बच्चे ध्यान देंगे, विच वन इज मोर स्टेबल। भैया एक सिंपल सी कहानी होती है सर, जो जितना ज्यादा न्यूट्रल वो उतना स्टेबल। दिमाग बात समझ में आ रही है? अब तुम सोच के बताओ, सब पे पॉजिटिव है, आप कहोगे सर सब पे पॉजिटिव है, न्यूट्रल कौन सा होगा? प्रिंस यहां पर ध्यान दो, सर सब पे पॉजिटिव है। तो भैया लेकिन आप एक बात मत भूलिए, CH3 कैसा ग्रुप है प्रिंस? CH3 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो सब बच्चे मुझे बताना, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो इस कार्बन के प्लस को बढ़ाएगा या कम करेगा? दीपांशु, अगर ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो इसके प्लस को कम करेगा या बढ़ाएगा? डोनेट कर रहा है ना, तो उसके ऊपर माइनस बढ़ाएगा। ये मानते हो यार? कोई जब किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर माइनस चार्ज को बढ़ाएगा, तो प्लस क्या होने लगेगा? कम। तो धीरे धीरे CH3 इसके प्लस को खत्म कर रहा है। एग्री करते हो कि नहीं करते? शिवम नहीं आ रहा था कुछ समझ में? इधर बता कितने CH3 कम कर रहे हैं? तो यहां पॉजिटिव कम होगा या वहां पॉजिटिव कम होगा? यहां पर। और जितना पॉजिटिव कम उतना न्यूट्रल। अरे जब पॉजिटिव के ऊपर कोई नेगेटिव बनाएगा तो न्यूट्रल की तरफ जाने लगेगा ना वो। आशीष नहीं आ रहा समझ में? इसमें कितने CH3 मिलके इसके पॉजिटिव को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? और इसमें एक भी नहीं है, क्योंकि ये CH3, अरे इसके साथ लगा होना चाहिए, इसके ऊपर तो प्लस ही है। तो सबसे ज्यादा प्लस किसमें खत्म हो जाएगा? मतलब कौन न्यूट्रल की तरफ चला जाएगा? सेकंड वाला, मतलब ये वाला 3 डिग्री वाला। भाई अरे समझ नहीं आ रहा है? दूसरे नंबर पे तो दूसरा वाला जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर बोलो कौन सा है? तीसरा वाला। फिर बोलो कौन सा है? चौथा वाला। और फिर बोलो कौन सा है? पहला वाला। मैं डिग्री ऑर्डर नहीं लगा रहा हूं, वैसे डिग्री में मुझसे पूछोगे तो मेरा आंसर है 3 डिग्री वाले सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री वाले, फिर 1 डिग्री वाले, और फिर सिंपल वाले। अगर बात कार्बोकेटाइन ऑर्डर की है तो समझ ही नहीं आ रहा सर, पता नहीं क्या सिखाया जा रहा है। इसको सीखने में कोई, मेरे को नहीं लगता कि कोई रॉकेट साइंस है। ये वाली चीज इतनी आसान है, सच में इतनी आसान है। नहीं आ रही बात समझ में? अगला बताना कौन ज्यादा स्टेबल है। सब में क्वेश्चन वही है, व्हिच वन इज मोर स्टेबल, बताओ। पहले भी यही कराए होंगे बच्चों। चलो बताना सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। अब आप लोग कहोगे सर ये क्या है? देखिए इनमें से कुछ तो ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और कुछ ऐसे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अंकित, NO2 कैसा ग्रुप है? NO2, अबे यार अभी तो बताया, अभी तो पिछले पेज पे बताया है। अरे दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है यार? NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। यहां दिमाग काम नहीं करेगा तो पेपर में तो वैसे ही ब्लॉक होना है। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। सुनो मेरी बात भाई, CH3 जब डोनेटिंग है तो इसके प्लस को खत्म करेगा। समझ नहीं आ रहा? विशेष, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट के करके प्लस को खत्म करेगा या बढ़ाएगा? खत्म करेगा ना यार। तो ये तो बढ़िया है, CH3 डोनेटिंग ग्रुप तो बढ़िया है, इसके लिए पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा, न्यूट्रल की तरफ लेके जाएगा। लेकिन NO2 तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब कोई विड्रॉ करेगा तो प्लस को और बढ़ा देगा। तो स्टेबल करने की बजाय बोलो क्या कर रहा है? अनस्टेबल। ये तुम्हें समझ आ जाए ना तो इस चैप्टर की जड़ समझ में आ जाएगी, जहां से स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आना है। डोनेटिंग चीजें कुछ करती हैं, विड्रॉइंग चीजें कुछ करती हैं। सर डोनेटिंग वाली यहां प्लस को कम कर रही हैं, विड्रॉइंग वाली यहां प्लस को और बढ़ा रही हैं, तो खराब कर रही है इसकी स्टेबिलिटी को। अरे नहीं आ रहा भाई समझ। मुझे बताना इधर कितने डोनेटिंग है? बढ़िया प्लस खत्म हो जाएगा। इधर कितने विड्रॉइंग है? बहुत प्लस बढ़ा देंगे। इधर एक डोनेटिंग एक, तो कुल मिला के मुझे समझ में आता है सबसे ज्यादा प्लस जो खत्म हो जाएगा वो इस केस में खत्म हो जाएगा, यानी केस नंबर 3। फिर किस में हो जाएगा सर? फर्स्ट में। एटलीस्ट इसमें कोई विड्रॉइंग तो नहीं है। अब इसमें एक विड्रॉइंग है, इसमें 2 विड्रॉइंग है, इसमें एक विड्रॉइंग एक डोनेटिंग भी है, एटलीस्ट 5वां। फिर सेकंड। यहां तो तुम लोग आंसर कर देते हो साथ के साथ, घर पे आके पढ़ते नहीं, उसे भूल जाते हो चीजें। समझ रहे हो? घर जाके पढ़ना पड़ेगा हैं?
तुम समझ रहे हो ट्यूशन में ही सब कुछ करा दें सर, पूरा पेपर ट्यूशन में ही करा दें, लीक करवा दूं पेपर तुम लोगों का। चलो समझ आया, समझ आया। अब आपकी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, किसी का एनसीईआरटी तो दिखाओ, बड़ा ज्यादा आया हुआ है आज तक। कोई नहीं, सनाने पढ़ रखा होगा। ये लड़की फेल नहीं होगी। देखिए आपके एग्जाम बैक एक्सरसाइज के अंदर ना एक क्वेश्चन है जो कई बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, विच ऑफ द टू बताओ, ये या फिर ये, अब खुद ही जवाब दे देना। इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल एंड वाई। मुझे अगर तुम देखो भाई, ऊपर वाले क्वेश्चन कराने के बाद इस नीचे वाले का आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो फिर तुम भाई समझ ही नहीं पा रहे हो चीजें क्या चल रही हैं। भले ही मैंने ऊपर पॉजिटिव चार्ज के लिए बताया, नीचे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि आप लोग इसका जवाब सोच पाए, कौन सा ज्यादा स्टेबल है। एक में लगा है NO2, एक में लगा है CH3, नेगेटिव चार्ज है। चलो मुझे ये बताओ, कोई भी चीज ज्यादा स्टेबल कब होगी, जब वो नेगेटिव चार्ज होगी या पॉजिटिव चार्ज होगी या न्यूट्रल होगी? न्यूट्रल में सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। अब दोनों पे नेगेटिव है, लेकिन देखते हैं कि किस पे कम नेगेटिव है। किस पे? जिस पे कम नेगेटिव होगा, यानी जो न्यूट्रल की तरफ थोड़ा ज्यादा होगा, वो हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। NO2 ग्रुप जो है वो विड्रॉइंग नेचर का है, और CH3 ग्रुप, अब ये तो माइनस को और बढ़ा देगा, डोनेटिंग है बढ़ा देगा। कहेंगे सर पहले तो फायदा हो रहा था। अरे सर पहले पॉजिटिव चार्ज था, डोनेट करने से प्लस खत्म होता है, क्योंकि वो नेगेटिव क्रिएट करता है उसके ऊपर। समझ में आ रही बात? बट यहां तो नेगेटिव ही है, अगर डोनेट करेगा तो नेगेटिव को और बढ़ा देगा। स्टेबल कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। समझ नहीं आ रहा सर? NO2 सर विड्रॉ करेगा तो सर इसके ऊपर प्लस को क्रिएट करेगा, मतलब माइनस धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। माइनस धीरे धीरे, तो किस मॉलिक्यूल को आप बोल सकते हैं ज्यादा अप्रोच टू न्यूट्रल है, ज्यादा न्यूट्रल की तरफ है? ये वाला। अरे क्योंकि खींचने वाला है, इसमें से NO2 जो है ना वो माइनस को कम करेगा, ये बढ़ाएगा माइनस को और ज्यादा। तो आप लोग बोलेंगे कि ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बोलो ये वाला, दिस वन इज मोर स्टेबल। तो पहला वाला बोलो क्या आएगा? फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल। एंड वाई खुद लिखेंगे, सिंस NO2 is a electron withdrawing group which will decrease the negative electron density from the molecule and makes it more stable, and ये अगर इसके बारे में लिखना था आप लिख सकते हो CH3 is a electron donating group which will increase the electron density at the molecule, वो electron density को और बढ़ा देगा, which will makes it more unstable, which will makes it, जैसा पढ़ाया वैसा शब्दों में भी लिख दोगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आप लोगों को। और ये कोई रटने वाली चीज नहीं है। बच्चे, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी उसको रटना होता है। अब कौन इसको रटने वाली चीज बोलते हैं? समझ नहीं रहे हो, इसलिए हो सकता है रटना पड़ रहा हो आप लोगों को। समझने वाली चीज है, एक बार समझ में आ गया। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सा विड्रॉइंग है, कौन सा डोनेटिंग है, सारे प्लस माइनस के आंसर आ जाएंगे आप लोगों को। कितना भी स्टेबिलिटी का कितना ही मुश्किल क्वेश्चन आए, चाहे पॉजिटिव चार्ज जितने मर्जी मॉलिक्यूल आ जाए, नेगेटिव के आ जाए जितने मर्जी, आपको बस देखना है डोनेटिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है। उसके बाद आप बता देंगे कौन उसको स्टेबलाइज कर रहा है और कौन उसको अनस्टेबलाइज कर रहा है। बस ध्यान रखना न्यूट्रल की तरफ अप्रोच करना चाहिए। मुश्किल चीज है। ये थे इंडक्टिव इफेक्ट और ये थे इसके क्वेश्चन। समझ आया या नहीं आया? पक्का बताओ। ओए देन आगे बढ़ू। अच्छा इंडक्टिव, अच्छा नेगेटिव वाले समझ रहे हो ना? नेगेटिव वाले क्वेश्चन आएंगे तो क्या करोगे? किसी में नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या करोगे? नेगेटिव वाले को कौन स्टेबलाइज करेगा? विशेष, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है कौन स्टेबलाइज करेगा? डोनेटिंग या विड्रॉइंग? डोनेटिंग। नेगेटिव चार्ज है तो डोनेटिंग उसको स्टेबलाइज करेगा, विड्रॉइंग? अरे विड्रॉइंग जो है उसके नेगेटिव कम करेगा, स्टेबलाइज विड्रॉइंग वाला करेगा। अरे यार क्या बताऊं मैं, और किस तरीके से बताऊं कि तुम्हें समझ में आ जाए? हैं? क्लियर है? तुम कोरोना टाइम में कौन सी क्लास में थे तुम सबके सब? कौन सी में थे तुम लोग कोरोना टाइम में? 2 क्लास निकाली होगी ना, 7th और 8th।
चलो वहीं बेड़ा गर्क हुआ है तुम लोगों का, वहीं बेड़ा गर्क हुआ है। सुनो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब सुनो, कोई नहीं कोई नहीं बच्चों, बोर्ड पे वी हैव डन इंडक्टिव इफेक्ट विद इट्स क्वेश्चंस एज वेल, रेजोनेंस इफेक्ट क्वेश्चन भी बता चुका हूं, रेजोनेंस से क्या आता है, कल करवाया था भाई, नहीं आया था विशेष, कल ही तो करवाया था मैंने। ओवेज डोनेटिंग होता है, भूल जाते हो क्या? ठीक है, अब आ जाओ हाइपर कंजुगेशन। देखो खत्म होने वाला है भाई चैप्टर, इसके बाद ये न्यूमेरिकल्स पार्ट पे आ जाऊंगा इस वाले पे। ठीक है, पूरा चैप्टर 9-10 नंबर का 10 नंबर का चैप्टर है, खत्म होने वाला है हम लोगों का। सिर्फ नोमेनक्लेचर नहीं कर रहा हूं, नोमेनक्लेचर आएगा तो एमसीक्यू में आएगा। आपको अगर बेसिक रूल्स नोमेनक्लेचर के आते हैं तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक कर दोगे अंदाजे से, 4 ऑप्शन में नहीं आएंगे। चलो नेक्स्ट, आता है हाइपर कंजुगेशन। बच्चों देख लो फिर, उर्वशी तुम गैप बनाओ पहले तो आने से, गैप बनाओ, इधर हो जाओ, इधर और इधर हो जाओ, और इधर हो जाओ, अरे और इधर हो जाओ उर्वशी, और इधर हो जाओ, ताने तुम उधर हो जाओ। नहीं, लड़के ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, लड़कियों ने परेशान कर रखा आज तो, लड़के थोड़े डर गए हैं पेपर से। सुनो, इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा है। चलो कोई नहीं, आ जाओ बच्चों। देखो मैं तुम्हें बता देता हूं, पास्ट ईयर्स के रिजल्ट्स के हिसाब से लड़के ज्यादा फेल होते हैं, मैं बता रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, ये हर साल का मैं आपको बता रहा हूं। जो नहीं पढ़ते हैं ना, लड़कों को ज्यादा लटका देते हैं, ध्यान रखना। हाँ ये भी है। देखो भाई, मैं आप लोगों को इतना बोलूंगा, 23 नंबर क्रॉस करो 11th में कैसे भी करके, मेन है 23 नंबर की बाउंड्री क्रॉस करो। इतना रियलाइजेशन तो 11th के एंडिंग तक हो जाता है कि भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। साइंस के अंदर ये थोड़ा लेट रियलाइजेशन होता है, तब सब कुछ निकल चुका होता है। अब सुनो भाई, अगला टॉपिक है आप लोगों के पास, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम फाइनल में 23 नंबर ले आए, मैं बोल 23 रहा हूं, हालांकि अगर 18 भी आ जाते तो 5 नंबर का ग्रेस मिलता है, मिलता है, अरे मिलता है सब स्कूलों में। लेकिन आप लोग 18 नंबर की तैयारी करके मत चले जाना, लेकिन क्योंकि तुम 18 की करोगे, तुम्हारे 18 आने नहीं है, तुम जितने की करोगे उतने के नहीं आने हैं। 23 करके जाओगे तो 18 आ सकते हैं, 18 करके जाओगे 13-14 आएंगे, समझ रहे हैं। तो 18 की मत करके जाना, करके जाया करो तैयारी, कम से कम 40 नंबर की। जिसको ये डर लगता है ना फेल हो जाऊंगा, वो 40 की तैयारी करके जाओ, तब वो 23 क्रॉस कर पाएगा। समझ रहे हो बात को? 40 तो मिनिमम है भाई, 70 की कर लो, 70 का पढ़ा रखा है। ये तुमने ऐसे हालात ला दिए हैं, ऐसे लग रहा है कि कुछ नहीं कराया पूरे साल, इनको कुछ नहीं पढ़ा रखा है, लास्ट में पढ़ाना पड़ रहा है सब कुछ। मुझे ये डर कल के पेपर के बाद लगा है, क्योंकि मुझे ये लगा कि जब सब कुछ कराया हुआ आया हुआ है, तब ये हालात है कि इनको डर लगा है पेपर से। अगर कुछ ऐसा आ गया जो नहीं करा रखा, फिर तो ये मतलब वहां पर बेहोश हो जाएंगे। नहीं तो कल जो हमने पेपर दिया है, ऐसा कुछ उटपटांग नहीं आ रखा था, 1-2 क्वेश्चंस के अलावा कुछ उटपटांग नहीं था उसमें। तुम लोगों ने ऐसे हवा बना दिया, अरे भाई पेपर 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 पेपर। अगर पेपर सच में कुछ थोड़ा बहुत आ गया, पढ़ते नहीं हो यार तुम लोग। चलो आ जाओ, हाइपर कंजुगेशन क्या है ये समझते हैं। अच्छा टॉपिक है ये। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3CH2Cl, CH3CH2Cl। अब क्या होगा, अब आप मुझे बताओ, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं बना के दिखाता हूं, ऐसे बनेगा।
टाइम खराब कर रहे हो, शोर ज़्यादा कर रहे हो भाई। अब ये मॉलिक्यूल, अब सुनो, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं, इधर खुशी कहीं भी लगा देता हूं मैं सीएल को, चलो ऐसे लगा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है इन सारे बॉन्ड्स में सबसे ज़्यादा संभावना किस बॉन्ड की टूटने की? कार्बन क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन कार्बन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा बच्चे कहेंगे सर कार्बन हाइड्रोजन की टूटने की संभावना नहीं है। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। कार्बन का सबसे अच्छा दोस्त कार्बन है, कैटनेशन प्रॉपर्टी, और आपको हाइड्रोकार्बन्स की बहुत वास्ट वैरायटी दिखती है, मतलब कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन से ही बहुत बढ़िया है, समझ लीजिए। तो ये तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये बॉन्ड नहीं तोड़ते हैं, इनके बीच में कुछ खास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी नहीं होता है, बट क्लोरीन उसका कोई बहुत खास दोस्त नहीं है। अब क्लोरीन कार्बन से जब बॉन्ड टूटेगा आशीष, तो जब बॉन्ड लेके जाएगा तो क्लोरीन दोनों ले जाएगा। अब मुझे बता, अगर दोनों ले गया तो बोलो क्या बनेगा? इंडक्टिव में वो तोड़ता नहीं है, तोड़ने से पहले का सीन है कि जिसकी वजह से वो चेन के ऊपर कैसा चार्ज क्रिएट करता है, बोलो पॉजिटिव। हाइपर कंजुगेशन में मान लीजिए कि क्लोरीन ने बॉन्ड छीन लिया, अगर क्लोरीन ने बॉन्ड छीन लिया तो सब बच्चे मुझे बताना जरा क्या सिचुएशन आ जाएगी। अब बताओ, इस कार्बन से बॉन्ड ले गया तो बोलो क्या आएगा, बोलो पॉजिटिव चार्ज। अब आप थोड़ा ध्यान सुनेंगे, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं? 4 बॉन्ड। अंकित इसके इलेक्ट्रॉन बता कितने हैं? इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8, बहुत बढ़िया। इसके पास 6। जवाब तो तुम इतने कॉन्फिडेंस में देते हो, लगता है कि भाई कर ही आएंगे सब कुछ, लेकिन तुम लोगों के वैसे बुरे हाल है। तो ये 8 है और ये 6 है। अब सुनो, अब इस कार्बन के पास ऑक्टेट पूरा नहीं है, और इसका ऑक्टेट पूरा करवाने के लिए बगल वाला कार्बन जिस प्रोसेस को यूज करता है उसको हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। उसको बोलो क्या कहते हैं? करता क्या है वो समझ लेना एक बार। ये कार्बन कहता है यार मेरे पास तो पूरे 8 हैं। 8 कैसे हैं? 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 खुद के इलेक्ट्रॉन और 4 बगल वाले, तो शेयरिंग हो रही है। लेकिन ये कह रहा है मेरे पास 6 ही है। 6 दिख रहे हैं ना आप लोगों को? 1 2 3, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। अभी बगल वाला कार्बन कहता है यार एक तरीका है जिससे कि तेरा ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा और मेरे को भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ऐसे में किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को जरूर छीनेंगे। किसके इलेक्ट्रॉन्स को? बोलो हाइड्रोजन के। आइए बोर्ड पे देखिए सब बच्चे, नजरें बिल्कुल बोर्ड पर। तो ये बगल वाला कार्बन कुछ ऐसा करता है जिससे इसका ऑक्टेट भी 8 का रह जाए और उसका भी पूरा हो जाए। तो वो इस पूरे बॉन्ड को उठा के यहां शिफ्ट कर देता है। पूरे बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। पूरे बॉन्ड का मतलब क्या होता है? अच्छा वो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं बोलो? एक तो इसका खुद का है, एक किसका है बोलो? हाइड्रोजन का है। उसको शिफ्ट करके यहां पर डालता है और देखिए इससे क्या बनता है। सबकी नजरें बिल्कुल बोर्ड पर। CH यहां पर सिंगल है, CH ये तो था ही। अब वो पूरा बॉन्ड जब यहां आया तो अब ध्यान से देखिएगा हुआ क्या। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बोलो? 8। अरे इसके पास कितने? 8 काउंट करो ना, डबल बॉन्ड और ये 8। इसके पास भी कितने बोलो? 8। आप कह रहे सर ऐसे कैसे हो गया 8-8 हो गया? अरे भैया जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को लाया ना, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, देखो अब हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझने की कोशिश करना विशेष। जब ये पूरा पेयर यहां पर शिफ्ट हुआ तो उसने क्या करा? हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको दिया कि भाई हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन तू रख, और जो मेरा इलेक्ट्रॉन मैं उससे शेयर करा रहा था वो भी तुझसे ही शेयर कराऊंगा। बता कितने हो जाएंगे? 8। अंकित कितने थे पहले इसके पास? 6। कैसे कराया 8 बताओ जरा? इसने कहा मैं पूरे 2 इलेक्ट्रॉन ला रहा हूं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तेरे को दूंगा और जो मेरे इलेक्ट्रॉन से शेयर होता है वो भी तुझसे शेयर करा लूंगा। बता हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे उसके 8? और इसको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसके भी कितने हो जाएंगे बोलो? 8। उसका प्लस हट जाएगा नहीं हट जाएगा मुझे बताओ? लेकिन भैया अगर उसका प्लस हट गया तो किसके ऊपर प्लस आ गया? आशीष किसके ऊपर प्लस आ गया? इसके ऊपर, क्योंकि इसका ही इलेक्ट्रॉन तो गया है ना, तो H के ऊपर प्लस। और अब ये जो एटम है ना इस मॉलिक्यूल से डिटैच हो चुका है, हट चुका है। समझ ही नहीं आता सर। नहीं आया ना भाई? दीपांशु को नहीं आया समझ में? दीपांशु नहीं, ध्यान दो यार, ध्यान दो प्लीज। देखो हाइपर कंजुगेशन में इंटरप्शन मत करना, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगी एग्जाम में। मेरा कुछ नहीं है, पेपर तुम लोगों का है, रिजल्ट खराब तुम लोगों का आएगा। तो यहां पर आप लोगों के पास ये मॉलिक्यूल है, Cl ने बॉन्ड लिया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है देवांग? 6। इसके पास कितने बोलो? 8। कैसे पूरा करेगा इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को? तो वो क्या कहता है, एक हाइड्रोजन से पूरा बॉन्ड छीन लाता है। अगर पूरा बॉन्ड छीन के लाता है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन छीन के लाता है। 1 इलेक्ट्रॉन तो दे देता है इस कार्बन को, और एक जो उसका शेयरिंग वाला था, जो खुद का था, वो भी शेयर इससे कराता है। इसके भी 8, इसके भी 8, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में किसके पास से इलेक्ट्रॉन चला गया? हाइड्रोजन के पास से। इस इफेक्ट को, इस प्रोसेस को बोलो क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन। क्या बोलते हैं? अच्छा ऐसा मुझे तुम्हें एक बात और बता दो मुझे, सब बच्चे बोर्ड पर भाई ध्यान देना। क्या ये जो चीज बनी है, क्या ये सिर्फ इस वाले हाइड्रोजन से हो सकती है? ये वाला हाइड्रोजन भी ये वाला काम कर सकता है? ये वाला भी कर सकता है? अगर ये वाला करेगा तो मुझे बताना जरा कैसा सीन बनेगा। ये वाला कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, ध्यान देना। और यहां पर क्या आ जाएगा? H+ टूट चुका है अभी, और डबल बॉन्ड। समझ नहीं आ रहा भाई? नहीं आया समझ में? ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव कर सकता है। अच्छा ये वाला नहीं कर सकता क्या? अरे ये वाला नहीं कर सकता क्या? कर सकता है।
ये वाला करेगा तो मुझे बताना जरा क्या बनेगा। आदर्श नहीं आ रहा समझ में, क्या बनेगा बताना जरा। इस कार्बन के पास से ये वाले पे प्लस आ जाएगा, ये दोनों जुड़े रहेंगे और ये डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन, लेकिन किसी भी तरीके से बगल वाले कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अच्छा कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बने, ध्यान से दिखाता हूं, 1 2 और 3। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उतने ही बनते हैं जितने ज्यादा कार्बन होते हैं बगल वाले कार्बन पर। भाई बगल वाला कार्बन ही तो अपने हाइड्रोजन से बॉन्ड छीनेगा, तो बगल वाले कार्बन पर, जिसपे पॉजिटिव है उसके बगल वाले कार्बन पर जितने हाइड्रोजन है उतने बोलो क्या बनेंगे, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, उतने क्या बनेंगे। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जैसे कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3CH2+, अगर इसके ऊपर प्लस आया है तो इसको कौन स्टेबलाइज कर सकता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाइपर कंजुगेशन कैसे करेगा, बगल वाला कार्बन अपना हाइड्रोजन के बॉन्ड को एलिमिनेट करवा देगा और इसको बॉन्ड दिलवा देगा, हाइड्रोजन से छुड़वा देगा। तो मुझे बताइए इसके पास कितने तरीके से इसको स्टेबलाइज करने के, मतलब 3 तरीके से, क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है। इसको बोलते हैं कि कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, 3। और इसको एक तरीके से ढूंढा जाता है, भाई ध्यान देना अभी बिल्कुल अगले 2-3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव होता है उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बुलाते हैं। कौन सा कार्बन, उस पे लगे हुए हाइड्रोजन होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या होते हैं बोलो, अल्फा हाइड्रोजन। कहते हैं उतने ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, उतने ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे जितने ज्यादा नंबर ऑफ। तो सभी बच्चे मुझे बताओ इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सब बच्चे 3। तो कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बने, 3। और दूसरी बात सुनो, जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। मेरी बात को सुन लीजिए, अगर किसी के 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं और किसी का सिर्फ एक ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकता है, तो एक 3 तरीके से स्टेबलाइज हो सकता है और एक तरीके से। तो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, 3 वाला, जिसके ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स के, और नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। व्हाट आर द अल्फा हाइड्रोजंस, any hydrogen which is attached to the carbon which is attached to the positive carbon। नहीं, पॉजिटिव कार्बन के बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, उस पे लगे हुए हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। मुझे बताना जरा इसके कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। सुनो, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, जल्दी बताना। फाइंड द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, बताओ इसके बताओ। 2, क्योंकि इस कार्बन में प्लस है, इसके बगल वाले कार्बन पे 2 है। इसमें मत चले जाना कि इससे सिर्फ बगल वाला कार्बन मदद कर सकता है इसकी। तो कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बोलोगे, 2 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा मुझे बताना जरा, अब बताना जरा फिर से भाई, विच वन इज मोर स्टेबल। एक और तरीका तुम्हें पता लग गया, बातें मत करना बिल्कुल भी। समझ में तुम्हें आ भी रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा आप कहेंगे सर ये तो अभी आपने पढ़ाया था 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला और फिर सिंपल। क्योंकि सर CH3 कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है तो प्लस को खत्म करता है, इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल। लेकिन मैं कह रहा हूं हाइपर कंजुगेशन समझ जाओ। मुझे बताओ जरा, इस कार्बन में प्लस है सुमित, इसके बगल वाले सारे कार्बन अल्फा है, तो इसके 3 हाइड्रोजन भी इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, ये वाले 3 भी और ये वाले 3 भी। इसके कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है, 9। इसके 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इसके कितने बनेंगे, 3। इसके कितने बनेंगे, 6। इसका कितना बनेगा, एक भी नहीं, क्योंकि इसके बगल में कोई कार्बन ही नहीं है, खुद के बस 3 हाइड्रोजन है, कोई मदद करने वाला नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होने के चांसेस किसके हैं बोलो, नहीं है बात समझे। तो बोलो कौन आएगा, 4th वन, फिर कौन आएगा बोलो 2nd वन, फिर कौन आएगा 3rd वन, फिर कौन आएगा 1st वन। ये तरीका है सिंपल सा। और यही तो मैंने उधर भी सिखाया कि 3 डिग्री वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आया कि वाई 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, वाई 2 डिग्री आर मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग या तो इंडक्टिव फैक्टर रीजन दे दीजिए यहाँ पर, या हाइपर कंजुगेशन का। दोनों में से कोई भी देके आइए, एग्जाम में कोई टीचर गलत नहीं कर सकता। दोनों में से कोई भी मेथड लिखाइए, या तो इंडक्टिव या बोलो क्या, हाइपर कंजुगेशन। समझ नहीं आया। लेकिन हाइपर कंजुगेशन से पॉजिटिव वाली स्पीचेस में ध्यान रखना। अगर आपको लगता है ना कि पॉजिटिव वाली स्पीचेस आ रही है, मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, तो आप हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया समझ में, पक्की बात है। मैंने ऐसे क्वेश्चन भी करवाए थे, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो। इसके बताना फाइंड द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रखे हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा तरीके से पहले वाली चीजें पढ़ जाते हैं तो। लेकिन तुम लोगों को सब कुछ शॉर्ट में चाहिए भाई, फिर तुम्हारे नंबर भी शॉर्ट में आते हैं।
बताना। जिस कार्बन में पॉजिटिव उसके बगल वाले कार्बन, जिस कार्बन में पॉजिटिव उसके बगल वाले कार्बन क्या होते हैं? देख रहे हो, मैं कह रहा हूं ना, तुम क्लास में तो सारे तुम धुरंधर हो, पेपर देखते ही ढेर। ऐसा कुछ नहीं होता। कल तुम थे जब फिजिक्स का पेपर डिस्कस किया था, बता क्या क्वेश्चन अलग थे, बता। ठीक ठीक ठीक। पेपर में भी पता क्या होता है, ओए बस चलो, ठीक है ठीक है, इतनी देर में भी आएगा तो भी नंबर मिल जाएंगे, मिल जाएंगे नंबर। अब देखो भाई, मेन मुद्दा है जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके बगल वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है। तो मैंने कहा जिस कार्बन पॉजिटिव वो ये है, उसके बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन है। तो मुझे बताओ, इस कार्बन पे एक ही बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन होंगे, इस पे 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन होंगे, इस पे 1 2 3 1 हाइड्रोजन होगा। उससे क्या मतलब है? अबे 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन होगा। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3 और 2 5 और 1 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। दिस इज हाइपर कंजुगेशन, दिस इज हाइपर कंजुगेशन। बट रिमेंबर वन थिंग, आपको हाइपर कंजुगेशन का डेफिनेशन भी याद करके जाना है। समझ रहे हैं बात को? अब तुम्हारा माइंड ब्लॉक क्यों होता है पेपर में? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आया डिफाइन हाइपर कंजुगेशन एंड एक्सप्लेन इट। फिर तुम्हें स्टेटमेंट ही नहीं पता, फिर तुम वहां पर लिखते हो ऐसे कहानी, एक कार्बन की दूसरी कार्बन मदद करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि तुमने तो वो सुन लिया। बट डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है कि भैया यहां पर ना डीलोकलाइजेशन होता है एक सिग्मा बॉन्ड का फ्रॉम वन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टू द अदर कार्बन विच हैज डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ इस तरह का इसका डेफिनेशन है जो आपको 2 से 3 लाइन में याद करना है आप लोगों को। तो डेफिनेशन याद करके जाना पड़ेगा भाई, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैंने बता दी, क्वेश्चन उस पर कैसा बनता है वो मैंने आपको बता दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगली चीज सुनो। ओके ओके भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, बातें नहीं। डन यहां तक का? समझ आ रहा है? अभी छुट्टी नहीं कर रहा हूं, कर लो, करा दो ना पूरा, या थक गए हो? दस मिनट रह रही है, तुमने अपने आप ही 6:30 कर दिया। 6:45 तक छोड़ूंगा लगभग। मैंने 6:30 बोला था क्या वैसे बैच में? मैंने तो कोई टाइम ही नहीं बोला था। बोलो बोलो बोलो। अच्छा कोई नहीं, मेरी जितनी कम एफिशिएंसी है ना उतनी मैच कर लो, उसमें काम बहुत बढ़िया बन जाएगा। उतनी मैच कर लो बस, मैं बोल दे रहा हूं, उतनी काफी है बच्चों। ओए बस रेंज से देखो, ऐसा है, मैं आपको बैक एक्सरसाइज से कुछ बड़े जरूरी क्वेश्चंस बता रहा हूं। एक तो यही वाला है, ठीक है, करवा दिया आप लोगों को। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स क्या है तो आप कर ही लोगे। अब एक बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये 17वां 17वां क्वेश्चन देख लो। बातें बंद कर लो भाई प्लीज। 17th क्वेश्चन बोर्ड पे देखो। आपको बोला गया है कि वो तो इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूछ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलोगे तो मैं बता देता हूँ, वही इफेक्ट है, बस मैंने जो नहीं समझाया तुम्हें भी क्लास में करवाया। हाँ एक बार बता देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी, चलो कोई नहीं। यहां पर कुछ लिखता है, क्या कहता है सुनो। आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्वेश्चन यार छोड़ो, यहां पर देखो बस, कहेगा अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर। भाई मैं एक चीज सिखाऊंगा तुम लोगों को, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम एसिडिटी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस कभी भी आएंगे, 12th में भी आएंगे तो भी कर लोगे। एक ही लॉजिक पे काम करता है वो, एक ही लॉजिक पे।
एसिडिटी ऑर्डर, इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर आप लोगों को पूछा गया, मतलब कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। अब इसके लिए कोई हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसके पीछे भी समझना है कुछ, ठीक है। क्या समझना है वो मैं दिखाता हूं तुम लोगों को। क्या तुम लोगों को एक बात याद है? इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको एक बात करूंगा। जतिन यहां देख ले, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3COOH। मान लो ये एसिड है। एसिड है मतलब क्या रिलीज कर सकता है बोलो? H+। ऐसा भी नहीं कि क्लोरीन नहीं पढ़ा हुआ हमने, तो हमें पता है एसिड्स कौन होते हैं जो H+ रिलीज करते हैं। अच्छा ये H+ कैसे रिलीज करता होगा अंजलि? क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि CH3COOH है, बस मैं समझा रहा हूं। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड छीन लेता होगा और यहां से क्या रिलीज कर देता होगा बोलो? H+। अच्छा H+ रिलीज करने के बाद ये बनता होगा CH3COO-। कोई बता सकता है कि अगर मैं इसको एसिड बुलाता हूं तो मैं इसको क्या बुलाता हूं? कॉन्जुगेट बेस। क्या बुलाता हूं भैया? बस ध्यान से सुन लो, एक बार अगर तुमने कॉन्सेप्ट सुन लिया ना, मैं कह रहा हूं एसिडिटी का कैसा भी क्वेश्चन आए चाहे ना आए, लेकिन एसिडिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा ऐसे ही काम करता है। कोई भी एसिड H+ रिलीज करता है, ये बात तो पक्की है। और H+ रिलीज करने के बाद जो उसकी नेगेटिव वाली स्पीशीज होती है उसको मैं क्या बुलाता हूं? कॉन्जुगेट बेस। एंड व्हाई आई एम कॉल्ड इट एज अ कॉन्जुगेट बेस? क्योंकि सर ये जैसे H+ रिलीज कर सकता है ना, वो H+ को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है, बिकॉज वो नेगेटिवली चार्ज है। आशीष यहां पर जैसे ये रिलीज करने की क्षमता रखता है, वो नेगेटिव होने की वजह से वापस से एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये कैसे बिहेव करता है बोलो? बेस की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है बोलो? मतलब कि अब ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एवरी एसिड ऑन रिलीजेस H+ फॉर्म्स अ कंजुगेट बेस। क्लियर है? ये हमने पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी बनाए थे। अब मैं आप लोगों को बस सीधा एक बात बोलने वाला हूं। एसिडिटी ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्टेबिलिटी चेक करनी आती है ना सबकी, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। मतलब कि अगर कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, रीजन भी दूंगा चिंता मत करिए, अगर कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो उसका एसिडिटी बोलो क्या होगा? ज्यादा होगा। कारण बता देता हूं। अगर ये चीज ज्यादा स्टेबल है, ये चीज ज्यादा, तो कोई भी एसिड जल्दी से H+ रिलीज करके इसमें आ जाएगा, मतलब H+ जल्दी रिलीज हो जाएगा। H+ जल्दी मतलब अगर ये स्टेबल है तो जल्दी H+ रिलीज होगा। चलो ये बात कम समझ में आई। रियान इधर दूसरे तरीके से बताता हूं। अगर सोचो ये अनस्टेबल हो, ये सोचो बहुत अनस्टेबल हो, तो क्या कभी भी कोई मॉलिक्यूल अपनी अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा? अगर ये बहुत अनस्टेबल हो तो क्या ये H+ रिलीज करके इसमें आएगा? तो अगर ये अनस्टेबल हुआ तो सीधा इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, सीधा इसकी एसिडिटी, क्योंकि अगर ये अनस्टेबल हुआ, ये कंजुगेट बेस क्या हुआ? अनस्टेबल, तो ये कभी भी H+ रिलीज, मतलब कि सीधा सीधा इसकी अनस्टेबिलिटी मतलब बेकार एसिड, इसकी स्टेबिलिटी मतलब अच्छा एसिड। तो आपको सभी एसिड के बस क्या बना लेने हैं? कंजुगेट बेस। क्या बना लेने हैं? और देख लेना किसका कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है। आपको सर मैं कैसे पता लगाऊं किसका कंजुगेट बेस सबसे स्टेबल है? अरे सिंपल सी चीज है, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, देख लीजिए सबसे कम नेगेटिव किसके ऊपर है। स्टेबिलिटी कैसे निकालते हो? कौन कितना न्यूट्रल है उतना ही ज्यादा बोलो क्या होता है? स्टेबल। अब मैं तुम्हें बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, ध्यान सुनना, लॉजिक एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। क्वेश्चन ये आया कि मान लीजिए कि CH3COOH ज्यादा एसिडिक है या CH3COOH ज्यादा एसिडिक है, या CH3CCH3CH3 नीचे दिया हुआ आई थिंक ये क्वेश्चन ना, और COOH ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, ध्यान देना ध्यान देना। सभी बच्चे बिल्कुल बोर्ड पर नजरें टिकाए रखेंगे भाई। मेरे से पूछा इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है। अच्छा मैं क्या तरकीब लगाऊंगा? जो मुझे सिखाई गई है। मुझे क्या सिखाया गया है? मुझे एसिड्स पता करने हैं, मैं सबका कंजुगेट बेस चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा बोलो? अच्छा बता भाई सुमित, इसका कंजुगेट बेस कैसा बनेगा? H+ निकाल दे, बता क्या बनेगा? CH3 CH2 COO-। बता इसका कंजुगेट बेस कैसा बनेगा? CH3 CH3 COO-। बता इसका कंजुगेट बेस कैसा बनेगा? CH3 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 COO। अब मुझे बस देखना है किसका कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है, और ये चीज बहुत ही सिंपल है, बोर्ड पे बस ध्यान से सुन लेना। मुझे बताओ CH3 कैसा नेचर रहता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अच्छा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो माइनस को बढ़ा रहा है घटा रहा है? बढ़ा रहा है। ये रटने की जरूरत नहीं होती है, आप खुद सोचा करो। उस समय जब कोई डोनेट करेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो माइनस को बढ़ाएगा। अच्छा बढ़ाएगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है घटा रहा है? बढ़ा रहा है स्टेबिलिटी। अगर माइनस बढ़ रहा है तो सुमित, अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो और माइनस बढ़ा रहा है, और माइनस बढ़ने का मतलब उसको और बेकार कर रहा है। अरे स्टेबल कब होती है कोई चीज? जब वो न्यूट्रल होती है। अरे यार नहीं आया समझ में, मैं आगे पूछा पिछला भूलिए, फिर पिछला कराऊंगा तो ये याद नहीं रहेगा क्या था, यही खेलता रहूंगा मैं इधर से उधर। नहीं आया? अच्छा इधर कितने CH3 हैं? तो 2 CH3, तो इतना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कि इसको और अनस्टेबल कर देंगे। और ये वाले को सबसे बेकार, सबसे अनस्टेबल कंजुगेट बेस कौन सा है? तीसरे वाला। सबसे अनस्टेबल ये, तो सबसे बेकार एसिड ये।
क्योंकि जो जितना ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस वो उतना बढ़िया एसिड। तो इन तीनों में सबसे स्टेबल भी बात करें, आपके वैसे तो कोई भी स्टेबल नहीं है, लेकिन इन तीनों में सबसे स्टेबल कौन सा है बोलो, ये वाला। तो मोस्ट एसिडिक कौन है बोलो, पहले वाला। मोस्ट एसिडिक कौन है बोलो, समझ ही नहीं आ रहा सर। तो मोस्ट एसिडिक नंबर 1, देन नंबर 2, देन नंबर, देख लीजिए इनमें से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। देखो ये वाला 1 CH3 वाला, 2 CH3 वाला उससे कम, 3 CH3 वाला उससे कम। पेपर में ऐसे नहीं देगा, पेपर में पूछेगा इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है। एक और सुनो, एक और सुनो, अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि आपको लगा के दे दिया NO2 CH2 COOH, इस CH पे लगा दिए कोई बता सकता है कौन ज्यादा एसिडिक है? कौन ज्यादा एसिडिक है? हेलो, गुड इवनिंग हरमन। हाँ हरमन, हाँ मैं सेंटर पे ही हूँ आज ना। ओके, बताओ भाई बताओ सर, सिंपल सी बात है। अरे बातें नहीं, मुझसे क्या पूछा है, मुझसे क्या पूछा है? जैसे ही क्वेश्चन में एसिडिटी ऑर्डर पूछेगा मैं क्या करूंगा, सबके कंजुगेट बेस, सबके। एंड हाउ वी फॉर्म ए कंजुगेट बेस सर, H+ निकाल दो। क्या निकाल दो? सबके H+ निकालोगे, सबके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस। अरे यार ये नहीं समझ में आया क्या? मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, पता है क्या है, थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है। रटने के लिए मैं एक भी चीज नहीं बोल रहा हूं, एक एक चीज समझने वाली है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं रटना होता। बच्चे ऐसे ही बोलते हैं कि रटना पड़ता है, कुछ नहीं रटना होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी नहीं रटनी। कुछ चीजें मानता हूं जो याद करनी पड़ती हैं, बट सारी नहीं है ऐसे, कुछ % ही याद करनी पड़ती है। अब चलो बोर्ड पे देखो, सारी चीजें सारे नेगेटिव है। जोन सा कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, मेरे लिए वही सबसे बढ़िया एसिड बनाएगा। क्योंकि मैं सीधी सीधी एक बात करता हूं कि अगर कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एसिड बढ़िया होगा। क्योंकि अगर ये ज्यादा स्टेबल हुआ तो वो जल्दी से इसमें आना चाहेगा और H+ रिलीज करवा देगा। क्लियर है कि नहीं? लॉजिक भी क्लियर है। तो मैंने कहा भैया इन सबके कंजुगेट बेस के अंदर एक NO2 यहां पर जो लगा हुआ विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग वाली चीज माइनस को कम करेगी, मतलब इसको स्टेबल बनाएगी, स्टेबल बनाएगी। ये वाले में तो 3-3 NO2 खींचेंगे भाई, बहुत माइनस को कम कर देंगे। मतलब सबसे स्टेबल कंजुगेट बेस तो यही वाला नजर आ रहा है। और सबसे स्टेबल कंजुगेट बेस मतलब सबसे बढ़िया एसिड, सबसे बढ़िया। नहीं आई बात समझ में? कुछ ही को नहीं आई। इधर एक NO2, अब मैंने सेम कैसे कर दिया? ये देख रहे हो, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मैं ही भूलने लगा हूं चीजें। CH आएगा, बोलो बोलो, ए बताओ बताओ बताओ, फिर बातें। और इधर ये डोनेटिंग है, बताओ बताओ बताओ। अब इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस किसका है? सेकंड वाले का, तो दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला। अच्छा, तो तुम्हें एक बात समझ में आई कि ज्यादा एसिडिक वो होते हैं जिनके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं, और डोनेटिंग वाले उसको खराब करते हैं। डोनेटिंग वाले उसको, मतलब कि अगर मैं एक बात याद कर लूं, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो बात और आसान होगी। अब देख लो, 3 विड्रॉइंग है, ज्यादा विड्रॉइंग ज्यादा एसिडिटी, खत्म कहानी सारी। लेकिन लॉजिक क्या उसके पीछे का समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब जरा बताओ बताओ, 3 Cl लगे इसमें, Cl कैसे होते हैं? विड्रॉइंग। इसमें 2 Cl, इसमें 1 Cl, ज्यादा विड्रॉइंग वाले लगे हुए ज्यादा एसिडिक होगा। अब क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, बताओ इनमें से ये ज्यादा एसिडिक क्यों है भाई? 3 Cl वाला। अरे भैया ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है इसलिए एसिडिक है। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया अभी सुन। एसिडिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, हाइपर कंजुगेशन, सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? पक्की बात है। अब मैं एक टाइप के न्यूमेरिकल्स और आपको बताने जा रहा हूं, सुन लो। अबे कहां करा दिया मैंने? अबे ये कहां पढ़ा दिया मैंने तुम्हें? ये पहला, ये दूसरा, फिर ये क्या आ गया भाई? समझ जाना, ये एसिडिटी ऑर्डर ना बीच में आ गया गलती से। पेज शफल पता नहीं कर नहीं सकते मेरे को लगता है।
अरे बच्चों ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब कर दिया भाई सही मैंने। चलो अब मेरे पास ना भाई सुन लो सुन लो सुन लो बच्चों, कल भी आओगे ना आप लोग? अब सुनो, एक बस मैं इसको और बता रहा हूं, इसको और बता रहा हूं क्योंकि मुश्किल से 10 मिनट का है, लेकिन प्यूरिफिकेशन वाला अभी बताऊंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे ज्यादा ही। तो ये प्यूरिफिकेशन में ज्यादा कुछ नहीं, जो डेफिनेशंस बताऊंगा ना, कुछ 5-6 डेफिनेशंस बताऊंगा, उनको बस सीधा याद करना होगा, ठीक है? वो याद करने वाला पार्ट है। यहां तक का सारा कराया तो मैं छोटा सा पार्ट छोड़ रहा हूं आज कल के लिए ना। तो ये न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट भी बता देता हूं जल्दी से, इसमें कोई 8 महीने लगेगा पक्का, फिर लगभग खत्म है सारा चैप्टर। हो गया रिवाइज पूरा? याद भी हो गया कि नहीं हो गया? कैसा फिजिक्स जैसे याद हुआ है? हैं? अरे ढंग से करते ना तुम लोग। क्वेश्चन देखो, बच्चों बच्चों बजाओ बोर्ड पे देखो भाई। देखो ये जो मैं चीज करा रहा हूं ना, या तो डायरेक्टली ये जो न्यूमेरिकल बता रहा हूं इस तरह का आ जाएगा, या फिर कुछ डेफिनेशन टाइप आता है, बता रहा हूं। ये देखो प्यूरिफिकेशन वाला मुद्दा इतना बड़ा है ना, आप सारा नहीं पढ़ के जा सकते, ये आप सिलेक्टेड पढ़ के जाना बस, ठीक है? ये थोड़ा सा रिस्क पे लेके जाना पूरा चैप्टर, मतलब पूरा चैप्टर नहीं, सिर्फ ये लास्ट वाला पोर्शन, ये थोड़ा रिस्क पे लेके जाना है। आ जाओ बच्चों प्लीज, कुछ सिखाऊंगा। आया न्यूमेरिकल तो यहां से बढ़िया 2 नंबर का या 3 नंबर का न्यूमेरिकल बनेगा, और बेहद आसान न्यूमेरिकल होता है, बेहद आसान न्यूमेरिकल, मतलब कुछ दम नहीं होता इस न्यूमेरिकल में। अरे आशीष ध्यान दे ले, बहुत इजी न्यूमेरिकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 8.20, क्वेश्चन बढ़ गया है, कह रहे हैं ऑन कंप्लीट कंबशन, बच्चों प्लीज, कंप्लीट कंबशन 0.246 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी कंपाउंड का 0.246 ग्राम जलाया गया और उसमें से क्या निकला? गेव दिस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली बोलो? बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। इतना मेरा कंपाउंड है, इसमें से बच्चों कितनी कार्बन निकली, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली? 0.198 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। कितना वाटर निकला? सही है। अब आपसे बस यूं पूछेगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, भाई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मेरी बात सुन लो, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेरे पास, ढंग से सबकी नजरें बोर्ड पे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेरे पास 0.246 ग्राम का सना, उसमें से इतना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जलाने पे, क्योंकि आपको शायद पता नहीं, याद है कि नहीं, कोई भी हाइड्रोकार्बन जलाओ, कोई भी हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन हाइड्रोजन का स्पीशीज होगा, है ना? कोई भी हाइड्रोकार्बन मान लो यार, CH4 मान लो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस जलाओगे तो बोलो क्या बनेगा? CO2, और तो वो आपको ना CO2 और H2O का अमाउंट बता रहा है, और इसके अंदर पूछ रहा है कितना परसेंट कार्बन है और कितना परसेंट हाइड्रोजन है। बात समझ में आ गई कार्तिक? क्वेश्चन करने का तरीका बहुत सिंपल है, ऐसे ही देगा हर बार ये क्वेश्चन जब देगा। तो करना क्या है, बस तुम इतना सोचो, तुम ये देख लो कि 0.198 ग्राम CO2 में कितना कार्बन है, तुम बस ये देख लो 0.198 ग्राम CO2 में कितना कार्बन है। कैसे पता लगेगा? अरे भैया बहुत सिंपल सा फंडा है, मुझे तुम सब बच्चे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का ओवरऑल मॉलिक्यूल का मास कितना बोलो? कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन का 32, 44 ग्राम। नजरें बोर्ड पे रख लो यार, क्या पता तुम्हारे क्वेश्चन आने वाले हो, ठीक है ना? तो 44 ग्राम CO2 में कितना कार्बन होता है? 44 ग्राम CO2 कंटेन्स, बताओ इसमें कितना ग्राम कार्बन होता है? 12 ग्राम। समझ नहीं आया आशीष? 44 ग्राम CO2 में कितना ग्राम कार्बन है? 12 ग्राम। तो मुझे बता 0.198 ग्राम CO2 में कितना होगा? इसमें कितना होगा बता? 0.198 इंटू 12 डिवाइड बाय कितना आएगा? 44। अरे यार समझे नहीं, 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन है, तो 1 ग्राम CO2 में 12 बाई 44 होगा ना एक तरीके से, और इतने ग्राम में इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो तो मैं सिंपल आपको ऐसे तो याद कराता हूँ, इतने में इतना तो इतने में कितना, दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस। नहीं आ रहा कुछ भी समझ। अरे ये तो बहुत ही मुश्किल चीज करा रहे हो। मुझे बताना जरा कितना कार्बन आ जाएगा, कितना कार्बन आ जाएगा?
एक ही तरीका है क्वेश्चन को करने का और इसके 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन मेथड चेंज नहीं करूंगा कितने भी क्वेश्चन। ओए बातें नहीं प्लीज, बताओ कितना आएगा, फिर लग गए बातों में। 0.054 ग्राम, ये क्या आया, कार्बन। अच्छा तो मुझे बताओ, बताओ परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आएगा, मुझे बताओ कितना ग्राम कार्बन है, 0.054। अच्छा पूरा मॉलिक्यूल कितना है, पूरे मॉलिक्यूल का मास है 0.246, उसमें कितने ग्राम कार्बन है, इसको कर दो इंटू 100, इसको कर दो इंटू, जैसे तुम इंटू 100 करोगे परसेंटेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो, परसेंटेज आ जाएगा। कितना परसेंटेज आया, वाह भाई वाह, 21.95%। मेरे को भरोसा है तुम लोग इतनी जल्दी आंसर कर ही नहीं सकते, कहीं से मिल गया तुम्हें। चलो यार देखो, अब हाइड्रोजन की परसेंटेज और निकालते हैं। क्लास क्लास क्लास, क्वेश्चन मिस हो जाएगा, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, शोर मत करो। हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालूंगा, पहले पता लगा लो इतने ग्राम H2O में कितना हाइड्रोजन है। तो भैया H2O का सबको पता होना चाहिए कि H2O 18 ग्राम होता है। कितना बोलो, उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है, उसमें 2 ग्राम। तो क्या बोलेंगे सुमित, 18 ग्राम H2O में कितना हाइड्रोजन बता, 2 ग्राम, 2 ग्राम। मुझे बता तेरा H2O कितना है अभी, बोलो 0.1014। इतने ग्राम H2O में कितना हाइड्रोजन होगा, सिंपल कैलकुलेशन, इतने को 2 बाय में 18 करूंगा, अरे करूंगा, बताओ कितना आ जाएगा, बोलो बोलो, अब बोलो, होगी सबकी बोलती बंद। 0.0112 ग्राम हाइड्रोजन आ गया, यह हाइड्रोजन का मास आया है। अब इतने कंपाउंड में इतना ग्राम हाइड्रोजन है, तो बोलो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा। तो 0.012 डिवाइड बाय में 0.246 इंटू 100 करोगे 4.58%। नहीं आया समझ में सर, कुछ भी समझ में नहीं आया। ओ भाई सुन लो इस क्वेश्चन को करने का तरीका। अच्छा कुछ बच्चे क्यों कहेंगे सर कार्बन निकाल के बाकी माइनस नहीं कर लेते, 4 ही क्यों मिला, बाकी क्या है। देखिए हाइड्रोकार्बन का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होगा, कुछ और भी उसमें हो सकता है, ठीक है ना, क्लोरीन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो मेरी बात सुन लो कैसे करना है इन क्वेश्चन को। आशीष वो तुम्हें बोलेगा मेरे पास टोटल इतने का सैंपल था, उसमें से इतना कार्बन डाइऑक्साइड निकला, इतना H2O निकला, ठीक है। बोलेगा बताओ कितना परसेंट कार्बन कितना परसेंट हाइड्रोजन। तुम सबसे पहले ये निकालो कि इतने ग्राम CO2 में कितना कार्बन और इतने ग्राम H2O में कितना हाइड्रोजन। जितने भी ग्राम तुम्हें कार्बन मिल गया टोटल कंपाउंड से डिवाइड करके परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज तो ऐसे निकलती, टोटल में इतने ग्राम कार्बन था, टोटल ये रहा 0.246, इस टोटल में इतने ग्राम हाइड्रोजन था, परसेंटेज निकाल लिया हाइड्रोजन की। समझ में आ रही बात, पहले हाइड्रोजन का मास निकाल लो, फिर टोटल से उसकी क्या निकाल लो, परसेंटेज निकाल लो। समझ आया कुछ, नहीं आया समझ में से, है ना। एक और देखते हैं, हाँ बोलो, नहीं रुक जाओ, वो वाला भी कराऊंगा, लेकिन पहले ये वाले कराए तो वो कल कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा जो तुम्हारे चक्के छुड़ा दे, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे अभी। ये वाला पढ़ो, चुपचाप से बैठे रहो बस। अरे भाई मेरे को भी जल्दी है, सुन लो क्वेश्चन सुनो क्या है। क्लास मुश्किल से मुश्किल 5-10 मिनट लगने हैं, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। 50 से पहले फ्री कर दूंगा, ठीक है। अब चुप रहो बस, हाँ। वैसे मैंने 7 बजे तक बोला था, नहीं लास्ट नहीं है, मैं 50 तक फ्री करूंगा। सुनो, केरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। सुनिए कोई मेथड का नाम नहीं था, ऐसे छोड़ो। कह रहा 0.1415 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बोलो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने का है, बोलो 0.15 ग्राम। अच्छा उसमें से क्या निकल रहा है, बोलो क्या निकल रहा है, 0.12 ग्राम AgBr। क्या बोल रहे हैं, 0.12 ग्राम। क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी। क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ। अब मेरी बात सुन लो, देखो चुपचाप से बैठ के समझोगे तो जल्दी हो जाएगी चीज, तसल्ली से बढ़िया हो जाएगी। आप शोर करोगे ना, जाने की जल्दी करोगे, खराब होएगा टॉपिक। उसने बोला इतने ग्राम का सैंपल था, उसमें से इतनी AgBr निकले, बताओ ब्रोमीन परसेंटेज क्या है। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि इसमें कितनी ब्रोमीन है, इस 0.12 में कितनी ब्रोमीन है, तो उस ब्रोमीन को डिवाइड कर दूंगा 0.15 से इंटू 100 कर दूंगा, मतलब परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर मुझे जैसे H2O का मास 18 पता होता है, CO2 का मुझे 44 पता होता है, बिकॉज वो एटम बड़े नॉन टू है, तो इसका तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं पेपर में मोलर मास मिलेगा, 100% मिलेगा। तो मोलर मास ऑफ Ag मिलेगा 108 और मोलर मास ऑफ Br मिलेगा 80, पक्का मिलेगा, ये आपकी टेंशन नहीं है, एग्जामिनर की हेडेक है वाली। तो आप लोग क्या बोलोगे, AgBr वैसे कितना होता है सब बच्चे, इधर 108 और 80 बोलो, AgBr का टोटल मास कितना बोलो 188।
तो 188 ग्राम AgBr में सब बच्चे मुझे बताओ कितना Br है, पहले कितना Br है? 80 ग्राम Br है, सही बात है। तो तुम्हारा AgBr कितना है बोलो? 0.12 ग्राम AgBr है। आते हैं क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं। तो मुझे बताना इसमें कितना Br होगा, नहीं समझ में आ रहा ना? 188 में इतना, तो इसमें कितना? सिंपल बताओ, 0.12 इंटू 80 डिवाइड बाय बोलो कितना? 188। यहां से आ जाएगा Br। यहां से तुम्हें क्या पता लगेगा? Br का मास क्या पता लगेगा? तो कितना आया? 0.12 इंटू 80 डिवाइड बाय में 188। बातें नहीं, 0.051 ग्राम Br। अब तुम्हें परसेंटेज ऑफ Br बताना है। क्या बताना है? परसेंटेज ऑफ Br। तो मुझे बताओ Br का मास कितना, टोटल मास कितना था, इंटू 100, तो कितना आएगा? 34.04%। कुछ पल्ले पड़ रही है बात? क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आ रही ना बात समझ में? वंश को नहीं आ रही भाई? एक बात, 0.12 ग्राम AgBr में Br का परसेंटेज पूछ रहा है। मैं कहूंगा पहले Br पता तो लग जाए उसमें कितना Br है। तो मैंने कहा 188 ग्राम AgBr में 80 Br है। कैसे मास दिया हुआ उसने मुझे, Ag का Br का भी, तो दोनों का मास मिला के 188 बन रहा है। 188 ग्राम AgBr में 80 ग्राम Br है, तो 0.12 ग्राम AgBr में कितना होगा? निकाल लिया मैंने इतने ग्राम Br। अब इतने ग्राम Br टोटल है और 0.15 ग्राम का सैंपल था, तो 0.15 ग्राम ऊपर इतना Br, परसेंटेज निकाल लिया। समझ आया? लास्ट क्वेश्चन आज का, उसके बाद फ्री करेंगे। बताना बताना, फिर बातें हो रही हैं। आपके पास कितने का सैंपल है? 0.157 ग्राम। क्या निकल रहा है? फिर वही बात है, 0.4813 ग्राम BaSO4। BaSO4, बातें मत करें। और क्या गिवन है आपसे? वैसे तो पूछा गया परसेंटेज ऑफ सल्फर पूछा है। और मुझे बताओ क्या गिवन करेगा? गिवन देगा मोलर मास। किस किस का? 137, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। अबे 4 का है वो, 64 16 ही होता है ना उसका, 64 तो वैसे बनेगा। अब चलो क्या करना है प्लस। तीसरा क्वेश्चन है, लेकिन कैटेगरी क्वेश्चन की टाइप चेंज नहीं हो रही है। वो आपको जो चीज निकालता है उसमें से किसी एक एटम की परसेंटेज पूछता है। H2O निकालता है तो हाइड्रोजन की परसेंटेज पूछता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है कार्बन की परसेंटेज पूछता है, AgBr निकालता है Br की परसेंटेज पूछता है, BaSO4 निकाला सल्फर की परसेंटेज पूछ रहा है। जो निकाल रहा है उसी में से किसी एक एटम की पूछ रहा है ना। तो आप लोग पहले देख लो कि उस पूरे मॉलिक्यूल में उसके कितने मास में कितना वो है, तो इतने में कितना होगा वो निकाल लो। यही तो मैं बार बार कर रहा हूं। मुझे बताना BaSO4 का टोटल मास कितना आएगा, बताओ जरा। 137 जमा 32 जमा 64। अब समझ में आ रहा है? 4 का कितना आएगा? अब आप लोग क्या बोलोगे? 233 ग्राम बेरियम सल्फेट में कितना सल्फर है? 32 ग्राम सल्फर है। तो मेरा तो 0.4813 ग्राम बेरियम सल्फेट है। तो बताओ कितना आएगा? अच्छा, किसी को लगे ना पेपर में कि सर मैं ये सॉल्व करने में दिक्कत आएगा, तो तुम्हें पता है जो भी मास आता है बाद में मैं कैसे निकालता हूं परसेंटेज ऑफ सल्फर कैसे निकालूंगा? टोटल ये रहा मास, अरे रुक जाना, ध्यान से देख। टोटल ये रहा मास, इस टोटल मास पे ये वाला मास डालेगा, अरे ऊपर ये वाला डालेगा, इनटू क्या करेगा 100। पेपर में ज्यादा लगी कैलकुलेशन नहीं हो रहा ना, ऊपर उसको डाल देना बस। 0.4813 इंटू 32, नीचे 233 इंटू में बोलो क्या 100। ये डायरेक्ट यही करते हैं, 32 गुना में 0.483 233 इंटू ये इंटू 100। लेकिन आपको समझ नहीं आएगा इन्होंने क्या करा है। ये समझ आया आप लोगों को प्रोसेस क्या है? अरे यहाँ नंबर निकाल के सीधा रख सकते हो, नंबर डिवाइड बाय दिस। 3 क्वेश्चन कराए, तीनों सेम पैटर्न पे हैं कि नहीं? कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से कर लो। पिछली बार जो प्रीवियस ईयर था ना, आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन आ रखा था जो पिछले साल आया था, ये वाला आया था, देखो ये रहा। 0.3780 ग्राम ऑफ organic chloro compound has this much silver chloride, अरे कर लेना भाई तुम घर से, मैं तुम्हें बस बता रहा हूं। इतने कंपाउंड में 50 बोला था, इतने कंपाउंड में मुझे बताओ कितना सिल्वर क्लोराइड है? 0.5740। बोर्ड पे इतना AgCl है। इतना क्या, किसका परसेंटेज पूछा पढ़ना क्वेश्चन में? परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। चौथा क्वेश्चन है सेम पैटर्न, जो चीज निकालता है उसमें से किसी की परसेंटेज पूछता है। क्या चीज पेपर में जरूर मिलेगी बोलो? गिवन मास ऑफ क्या मिलेगा बोलो?
Ag कितना बोलो 108, क्लोरीन का 35.5। मुझे बताना है AgCl का टोटल मास कितना आएगा, अरे बोलो 143.5। तो क्या लिखोगे बोलो 143.5 ग्राम AgCl में कितना क्लोरीन है, 35.5 ग्राम क्लोरीन। इज दिस फाइन और नॉट? तो मुझे बताना जरा इतने ग्राम AgCl में कितना क्लोरीन होगा। आ जाएगा? क्या आएगा, क्या आएगा बताओ जरा, क्लोरीन का अमाउंट कितना क्लोरीन है, फिर परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कैसे आएगा बताओ जरा, टोटल ऊपर क्लोरीन का मास इनटू में क्या 100। और अभी भी ये क्वेश्चन ना कर पाओ तो फिर 11 में ही रहना चाहिए तुम्हें, सही बता रहा हूं। अगर अभी भी ये क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं तो, है ना, 4 क्वेश्चन सेम तरीके से एक ही चीज बताए जा रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे बस तुम लोग ये बता दो, हो गया फिनिश आज की क्लास, 50 से पहले कर दिया मैंने। मेरे को बस ये बता दो, ये रे टॉपिक, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने आगे कर लोगे। उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की पहचान, पॉजिटिव स्पीशीज बोलो कौन, इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव बोलो कौन, न्यूट्रल वाली क्या होती है सर, कुछ भी हो सकती है, इलेक्ट्रोफाइल भी, हेट्रोलिटिक होमोलिटिक फिजन आ गया पक्का। किसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, हेट्रो में या होमो में? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किसमें आता है, हेट्रो में होमो में? हेट्रो में आता है। कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन आगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पहचान करना आ गया। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया था, या तो प्लस आई या बोलो क्या माइनस आई, या तो कार्बन चेन में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा या नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, या तो ग्रुप विड्रॉइंग होगा या बोलो क्या होगा डोनेटिंग। स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन आगे, पॉजिटिव चार्ज है तो देख लेना कैसे स्टेबिलिटी आएगी, नेगेटिव तो कैसे स्टेबिलिटी आएगी। बस ध्यान रखना चीजों को न्यूट्रल करना है। क्या करना है बोलो, जो जितना ज्यादा न्यूट्रल के करीब होगा वो उतना ज्यादा बोलो क्या होगा, स्टेबल होगा। रेजोनेंस का क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूं, हाइपर कंजुगेशन सिखा दिया गया आप लोगों को, और इस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ये प्यूरिफिकेशन वाले वो समझ में आ गए। एक छोटी सी चीज बची जिसको कल कराया जाएगा, बाकी सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कल शाम को रखनी क्लास, मॉर्निंग में तो फिर वही पंगा है स्कूल वाले बच्चों का, लेकिन कल हाँ चलो कल शाम को हो सकता है। तो कल